फूड साइंस कोई खाना पकाने का जो है वो डिपार्टमेंट है। अब उस गन्ने से मोलासेस भी निकलता है, चीनी निकलने के बाद मोलासेस बच गया, मोलासेस से अल्कोहल बनता है। अब पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज अंदाजे के मुताबिक हम जितना अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 40% हमारी मार्केट में आने से पहले ज़ाया हो जाता है। 5 रुपए किलो भी मिलेगी, 500 रुपए किलो भी मिलेगी। तो अब नतीजा क्या है कि हम उस ओवर प्रोड्यूस से फ़ायदा ही नहीं उठाते। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है ना वो गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं है। दूध को इस गर्मियों में ज़रा ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, लाइक फॉर्मलिन हो गया, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हो गए लाइक क्लोरामफेनिकोल वगैरह, और इसी तरह से और मुख्तलिफ चीज़ें हो गई। फिर एक और अडल्ट्रेशन ये है कि हम देखते हैं दूध में गाढ़ापन और झाग है या नहीं है। पुराने वक्तों में भी खाया जाता था, लेकिन पुराने वक्तों में एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी प्रोसेस फूड। तो ये हमारा तकरीबन साल का कोई 24 किलो का जो है ना कंजम्पशन 22 से 24 किलो बनता है, और हमारी स्टैटिस्टिक्स भी यही कह रहे हैं। अच्छा, अब इस फैट की कंजम्पशन में अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद ऑयल सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हमारा तकरीबन कोई अराउंड 4 अरब डॉलर का बिल जो है ना, US डॉलर का बिल, जो शायद गाड़ियों के तेल वेल के बाद जो है खाने के तेल पे हम तेल पे खर्च कर रहे हैं। डायबिटीज से मरने वालों की तादाद 4 लाख है, और इस वक्त टोटल पाकिस्तान में डायबिटीज का रेशो दुनिया भर में तीसरे और दूसरे नंबर पे लाए कर रहा है। तो 25% अगर मिसाल के तौर पे हम अगर ऑयल को रिड्यूस कर लेते हैं, सही है, तो 4 अरब डॉलर में से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का सिर्फ 3 अरब डॉलर पे करेंगे। और एक ऐसी चीज जो आपको जिंदगी में एक बार मिली है, आपकी जिंदगी सिर्फ एक बार, और जब वो हेल्थ बिगड़ जाए तो वापसी नहीं आनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक बहुत ही ख़ास मौजू से रिलेटेड हैं, और उनको बुलाने की वजह यह है कि हम बचपन से सुनते आए थे कि हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि एक दाढ़ चले और 100 बला टले। तो अब आजकल जो है वो हालात के अंदर एक दाढ़ चले तो फिर 100 बलाएँ जो हैं वो आपके ऊपर नाजिल हो जाती हैं, और उसकी वजह यह है कि जिस किस्म के खाने या जिस किस्म की चीज़ें आजकल हमारी ज़िंदगी में या ग़िज़ाएँ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं, तो उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार गुजार बना दिया है। और ज़ाहिर सी बात है ये एक ऐसा मौजू है जो तकरीबन तमाम हर घर का मौजू है, तमाम इंसानों का मौजू है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तमाम लोगों का एक मसला है। और इस सिलसिले में हमारे पास जो सबसे बेहतर कोई शख्सियत मौजूद थी तो वो कराची यूनिवर्सिटी के फूड साइंस डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। माशाल्लाह से एसोसिएट प्रोफेसर अभी ताज़ा हुए हैं सर हमारे, गफरान सईद साहब, वो आज हमारे मेहमान हैं। बहुत सारे TV प्रोग्राम के अंदर आप इनको देखते रहें, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर सर का आना जाना रहता है। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि सर मेरी दावत के ऊपर आज यहाँ पर पॉडकास्ट में भी मौजूद हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सर से बहुत कुछ जान सकें। तो सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। सर क्या सूरत हाल है आजकल, आपकी मसरूफियतें क्या हैं? और ताज़ा माशाल्लाह से एसोसिएट प्रोफेसर हुए हैं, तो सबसे पहले तो उसकी आपको मुबारकबाद हो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सर पहले तो बताएं थोड़ा सा, आप अपना तारुफ कराइएगा कुछ, और दूसरा ये कि कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से जो आपका डिपार्टमेंट है वो किस किस्म की खिदमात अंजाम दे रहा है, और आप लोग क्या रहे हैं, मतलब फूड साइंस क्या कर रहा है कराची यूनिवर्सिटी में? हमारा फूड साइंस जो है वो मैं इत्तेफाक से आपको बताऊं कि लोगों के दिमाग में जो चीज़ अभी तक है वो ये समझते हैं कि फूड साइंस कोई खाना पकाने का जो है वो डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे जो है वो खाना पकाने की तरकीबें जो है वो सिखाई जाती हैं। और आप भी विज़िट कर चुके हैं, हमारे डिपार्टमेंट में तो गैस तक नहीं है। अच्छा। और खाना पकाना तो बड़ी दूर की बात है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग के हवाले से बात करते हैं। तो मेरा भी जब एडमिशन का सिलसिला शुरू हुआ इंटर के बाद, जाहिर सी बात है मेडिकल या इंजीनियरिंग, यही हमारे सामने 2 फील्ड्स होती हैं, और हर स्टूडेंट की ख्वाहिश ये होती है कि या तो वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो ऐसे ही कुछ हमारे भी सपने थे। जब वो सपने पूरे नहीं हुए तो उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट मरहला ये आया कि ठीक है जी, कराची यूनिवर्सिटी, तो कराची यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट? तो बहुत सारे डिपार्टमेंट एनलिस्ट हुए, तो उसमें से एक फूड साइंस थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया। अच्छा, अब मैं इस मकबसे में कि जी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी फूड साइंस जो है ना वो उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम खाना पकाना सीखोगे, जस्ट लाइक कि शेफ बन जाओगे, और होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ये लड़कों के लिए लड़कियों वाला होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है। इन सारी सिचुएशंस में मेरे अंकल जो हैं छोटे वाले, उन्होंने जो है मुझे मशवरा दिया अरशद चचा ने कि भाई मेरे जो है वो 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अप्लाइड फ़िज़िक्स में जो है वो मास्टर्स किया हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मशवरा करके बताता हूँ। जब उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, आप इसको ज्वाइन करें, और यकीनन एक बेहतर जो है वो सिचुएशन होगी अदर फील्ड्स के मुकाबले में। खैर डरते डराते, क्योंकि उस वक्त फूड साइंस का कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था,
94 में फूड साइंस एक सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे कराची यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसके पहले किसके साथ था ये? इससे पहले ये अप्लाइड केमिस्ट्री के साथ मर्ज था, सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता था। अच्छा। डॉक्टर राशिदा अली ने 1970s के अंदर समझ लें इसकी इब्तिदा की थी, सब्जेक्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया करती थी। और वहाँ से फिर डॉक्टर आबिद हसनैन, डॉक्टर असद सईद उनके साथ जो है एसोसिएट हुए और उन्होंने फिर पूरा एक वर्किंग स्टार्ट की और डिपार्टमेंट का करिकुलम डिज़ाइन किया। 93 में जो है वो बेसिकली करिकुलम अप्रूव होके और उसके एडमिशन अनाउंस हुए। 94 में पहला बैच जो है वो इन हुआ। सही। तो उसके बाद फिर 98 में हमारा जब पहला बैच निकला तो मेरा 2001 का एडमिशन था, तो समझ लें कि 4-5 बैच पास आउट हुए थे। सही। और उस वक्त सिलसिला ये था कि लोगों के दिमाग में एग्जैक्टली वही चीज़ थी कि जी फूड साइंस में सिवाय खाना पकाने के और खाना खाने के और कोई काम नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम पढ़ने के बाद निकले तो जब मेरा पास आउट हुआ तो उस वक्त 7-8 बैच हो चुके थे। सही। तो लोगों को थोड़ी सी इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो नो हाउ हो गई थी कि किस तरह से जो है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तकरीबन कोई 30 साल होने वाले हैं इस डिपार्टमेंट को, 29-30 साल। तो इस बीच में हम ये कह सकते हैं कि अब जो इंडस्ट्री का एक पूरा एक डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है करंट वे के अंदर, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ जिनको आप देखना चाहें, बिस्किट इंडस्ट्रीज़ हों, मसाले की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज़ हैं, आज जो उनकी शक्ल है उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा। और स्पेशली आप डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को इस सिलसिले में क्रेडिट देंगे कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद जो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट की, जो एक ज़माने में जस्ट लाइक एक वर्कर से काम स्टार्ट किया था, नाउ अब मैनेजरियल लेवल के ऊपर समझ लें कि जनरल मैनेजर और इस टाइप की पोस्ट के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, जो पहले दूसरे बैच तीसरे बैच के निकले थे। तो अब माशाल्लाह इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, एक पूरी स्किल्स मौजूद हैं, लोगों ने बहुत अच्छा इस फील्ड में एक्सेल किया और बहुत सारे लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फूड के अंदर आए। तो ये वो सारी चीज़ें जिसने इस फूड साइंस की फील्ड को एक ऐसी फील्ड बना दिया कि अब अगर मैं आपको कहूँ कि आज के दौर में अगर आप 3-4 फील्ड्स को लिखें, फार्मेसी है, फूड साइंस है, इंक्लूडिंग के मेडिकल और इंजीनियरिंग भी है, अगर आप एनालिस्ट करें तो शायद उसमें टॉप मोस्ट फूड नज़र आएगा। जी हाँ। और उसकी एक रीज़न है कि लोगों ने अभी जब कोविड के दौरान अपने आप को देखा, सब कुछ बंद हो गया, 1-1.5 साल 2 साल तो बस वहाँ 2 ही काम थे, सोना आराम करना या खाना। सही। तो एक ऐसा फील्ड जिसमें सब चीज़ें बंद कर दी जाएं, आप ये समझ लें कि हर चीज़ बंद, इंडस्ट्री बंद, सब कुछ बंद। एग्जाम्पशन किसको मिला हुआ था? फूड को। फूड इंडस्ट्री खुली हुई थी, प्रोडक्शन हो रही थी, ग्रॉसरी शॉप्स पे भी जो जिस चीज़ को अलाउ किया हुआ था, बेकरी आइटम्स खुले हुए थे, डबल रोटी, पापे, हर चीज़ मिल रही थी। तो उसके बाद लोगों को समझ में आया कि फ़ूड की फील्ड हल्की फील्ड नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 29 साल के अंदर अगर आप कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट रैंक वाइज देखें, परसेंटेज इनटेक के हिसाब से देखें, तो ऑन टॉप 1-2 यही चलता है। सही। और माशाल्लाह हम जो है वो इसमें मज़ीद एक्सेल भी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस ने रिसेंटली अभी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है वो भी स्टार्ट किया है। सही। तो अल्टीमेटली आप ये कह लें कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एक अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अपने फंड्स के हवाले से बड़ा रोना रोते हैं। जी हाँ, जी हाँ। फंड्स की कमी तो हर जगह है। अगर आप काम करने की विलिंगनेस रखते हैं, आपकी एक ख्वाहिश है काम की, तो यकीनन फंड्स की मौजूदगी होना अपनी जगह पे एक चीज़ है, लेकिन अगर आपके अंदर खुद से करने की कोई कोशिश या ख्वाहिश ना हो तो वो चीज़ फंड्स की अवेलेबिलिटी पे भी नहीं हो पाती। और ये आप खुद भी देख चुके हैं हमारे डिपार्टमेंट विजिट करके कि हमने ना होने के बावजूद मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो स्पेशली इंडस्ट्री के ताउन से डिपार्टमेंट की एक बहुत बेहतर शक्ल जो है वो तो माशाल्लाह शक्ल ही उसकी बहुत ही तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि हमारी एक कनेक्शन को, हमारे एक डेडिकेशन को शो करती हैं कि हम चाहते हैं कि फूड साइंस की फील्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी फ्लरिश करे। सही। हमारे यहाँ के बहुत सारे ग्रेजुएट्स इस वक्त आउटसाइड द पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन सारी जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक बड़ी ग्रोइंग फील्ड है। और मैं ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तान में फ्यूचर स्कोप के अंदर, क्योंकि अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, टैप नहीं हुआ, रीसेंट वेज में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि पिछले कोई 5-6 साल के अंदर
6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ ने फूड किसी ना किसी अंदाज में शुरू किया है, ह्यूमन फूड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स या फूड साइंस या फूड इंजीनियरिंग, या आपको पिछले 6-7 साल में नज़र आएगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी अब डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री अब फोकस कर रही है। स्पेशली बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आप देखें जिनका दूसरा नॉन फूड बिजनेस था, अब वो बिजनेस की तरफ, फूड बिजनेस की तरफ स्विच कर रहे हैं। हाँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं, फूड की फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल कंट्री हम अपने आप को जो है वो डिक्लेयर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे तकरीबन कोई अराउंड 70% जो है वो एक तरह से कह लें कि जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की है, हमारा जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा है। बट अनफॉर्चुनेटली हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बावजूद कई चीज़ों में 1, 2, 3, 4 होने के बावजूद, जैसे मिल्क है, वीट है, राइस है, शुगर है और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा एक रैंक आता है दुनिया में। जी हाँ। डेट है, खजूर, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पा रहे। जी हाँ। रीज़न उसकी क्या है कि दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है वैल्यू एडिशन का। मिसाल के तौर पे आम सी मट्टी पड़ी हुई है, उस मट्टी की कॉस्ट क्या होगी? कुछ भी नहीं है, आप उठा लें, मट्टी है। लेकिन अगर आप उसी मट्टी में सीमेंट मिला के उससे एक ब्लॉक बना लें तो वो 40 रुपए का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसी मट्टी को अगर आप एक डिज़ाइन की शक्ल देके जो दीवारों पे लगाने हो डिज़ाइंस बना लें, 1000-1200 रुपए का बन जाता है। वही मट्टी जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन अब उस पर वैल्यू एडिशन होती जा रही है। ऐसा ही है। एग्जैक्टली जब आप फूड की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ओरिजिनल कॉस्ट, मिसाल के तौर पे खजूर की कॉस्ट जो है वो 150 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है। हाँ। इससे ज़्यादा नहीं है। सही। उस पर कितनी मेहनत इन्वॉल्व होती है, तोड़ी जाती है, पकाई जाती है, उसके बाद जो है वो उसकी गुठलियाँ निकाली जाती हैं और वो खजूर जो है वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं चाइना, अमेरिका, यूके, जिसका एक मेजर हिस्सा अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए इस्तेमाल में आता है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन का काम ही नहीं है। हाँ। हम बहैसियत अगर देखें तो ना हम खजूर एज अ टेबल फ्रूट यूज़ करते हैं। हाँ। ना हम उसका कोई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट लेते हैं। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में चले जाएं आप, अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ खजूर खाने का बड़ा कॉमन रिवाज है, बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है खाने का रिवाज। अब नहीं है, वैसे क्यों नहीं है? हमारे यहाँ इसको एक मुक़द्दस तरीन चीज़ समझा जाता है और हज और उम्रे पे खाई जाती है। हज, उम्रा और रमज़ान में खाई जाएगी। बस ये एक तबर्रुक वाली चीज़ है और इसका ख़ास ताल्लुक़, कनेक्शन जो है वो हमारे एक मजहबी रुझान की तरफ है। हालांकि खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप कॉमन डाइट का पार्ट बनाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प मिलती है। मिसाल के तौर पे खजूर में आयरन बड़ा ज़बरदस्त है। एनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो खजूर इस्तेमाल करें, उनसे उसके आयरन की जो कमी है वो पूरी होगी। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो खजूर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा, फिर खजूर में फाइबर का पोर्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है। जिन लोगों को पेट की बीमारियां हैं, बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, खजूर का इस्तेमाल करें। सही। इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है जिसकी कोई हद नहीं। सही। तो हम बेसिकली उन चीज़ों की तरफ जाते हैं, जंक फूड्स की तरफ, जो मेरा ख्याल है कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हम नेचुरल फूड्स को इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। अच्छा, फिर हम वैल्यू एडिशन के साथ दुनिया भर में कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई चीज़ बनती है ना तो उसके जितने बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो वेस्ट से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो होता है ना, अब वो प्रोडक्ट बन चुका है। अच्छा, मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, गन्ना है, हमारे यहाँ गन्ने से चीनी निकाली जाती है। सही। ठीक है, अब उस गन्ने से मोलासेस भी निकलता है। चीनी निकलने के बाद मोलासेस बच गया। सही। मोलासेस से अल्कोहल बनता है। सही। उस मोलासेस के अल्कोहल बनने के बाद जो फर्दर प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे फर्मेंटेशन मीडियम तैयार होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ही चीज़ से बन रही हैं। फिर उसका बगास निकलता है जो एनिमल फीड में भी यूज़ हो सकता है, जो एनर्जी जनरेशन में, यानी कि उसको जला के उसके आग एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वो एक क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक तरह से कह लें कलेक्शन ऑफ मनी जो होती है एक चीज़ पे बेस नहीं करती। सही है। अच्छा, आपका जब कोई बाय प्रोडक्ट से महंगा बिकना शुरू हो जाए तो आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट गिर जाती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। अब हमारे यहाँ नतीजा क्या निकलता है कि जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट हम दुनिया में देख रहे होते हैं कि बड़ी कम है,
हमारे यहाँ वो सबसे महंगी चल रही होती है, हालांकि हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम ज़ाया कर देते हैं। सही। हमारे यहाँ वेस्ट की यूटिलाइजेशन, जिसको हम वैलोराइजेशन कहते हैं, वैलोराइजेशन का सिरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज अंदाजे के मुताबिक हम जितना अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, हाँ। उसमें से 40% हमारी मार्केट में आने से पहले ज़ाया हो जाता है। अच्छा। 40% का मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जितनी आबादी इस वक्त है 22 करोड़, तो हम 60% के ऊपर जो है ना वो सारा खिला रहे हैं। अच्छा। 40% कंज्यूम ही नहीं हो पाता। ज़ाया क्यों हो रहा है? वजह दो रीज़न है। एक तो मंडी में आने तक का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस दौरान और उसका टाइम वाइट, उसमें वो कवर ही नहीं हो पाता, चीज़ ख़राब हो जाती है। सही। दूसरा, जब ओवर प्रोडक्शन का टाइम होता है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती है। कंट्रोल ना होने से मुराद ये है कि इसका एक टाइम होता है निकलने का, और उस बीच टाइम के अंदर ही आपने उसको पूरा प्रोसेस करके रखना है। सही है। तो वो एक हद तक तो आपके पास इंडस्ट्री है जो उसको कवर करती है, और जो बकाया बचता है वो मार्केट में ओपन सेल होता है, और जो बाकी बच जाता है वो सड़ जाता है। सही। टमाटर की एग्जांपल लें। टमाटर एक ऐसी कमोडिटी है जो पाकिस्तान में 5 रुपए किलो भी मिलेगी। अच्छा। और 500 रुपए किलो भी मिलेगी। अच्छा। उसकी रीजन क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि टमाटर ओवर प्रोडक्शन पे चला जाता है, इतना प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, इतना प्रोड्यूस होता है कि उसको पहुंचाने की कॉस्ट फार्मर को पे करनी पड़ती है। यानी सर्दियों में मेरे ख्याल में शायद आई थिंक ऐसे इसी का आसपास का टाइम होता है। अब उसमें फार्मर क्या करता है, यूटिलाइजेशन है नहीं, वो लेके हल चला देता है, ज़ाया कर देता है कि कौन इसको मार्केट में बेचेगा ले जाके, ये तो इतना फ़ायदेमंद चीज़ नहीं रही। जाहिर सी बात है, पैसे के लिए बैठा हुआ है, लगाने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। जब उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो ज़ाया करता है। सही। अच्छा, दूसरी तरफ एक टाइम ऐसा आता है जब प्रोडक्शन बहुत कम होती है, फ्रूट कम निकल रहा होता है सिस्टम ड्रिवन होने की वजह से। अब वो जाहिर सी बात है कि डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, प्राइस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब दुनिया में इसकी टेक्निक के ऊपर बड़ा काम हुआ कि जब कोई चीज़ ओवर प्रोड्यूस हो तो उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब पाकिस्तान में होता क्या है कि हम मुख्तलिफ चीज़ें इम्पोर्ट कराते हैं, जिसमें से एक टोमेटो पेस्ट भी है। अच्छा। टोमेटो पेस्ट जो है वो हम चाइना से मंगवा रहे होते हैं, ईरान से मंगवा रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जगहों से। अब इस टोमेटो पेस्ट को इस्तेमाल कौन कर रहा होता है? बड़ी इंडस्ट्रीज, जिनको जो है वो आपका ये बनाना है, केचप बनाना है, या और दूसरी चीज़ें जिनके अंदर टोमेटो का इस्तेमाल है। अच्छा, उनको प्राइस कांस्टेंट रखनी है। वो ये नहीं कर सकते कि कभी 5 रुपए किलो पे चले जाएं, कभी 500 रुपए पे चले जाएं। वो कहते हैं ठीक है जी, अगर 80 रुपए पे भी हम डिसाइड कर रहे हैं तो थ्रू आउट द ईयर 80 रुपीज़ मिलना चाहिए। अच्छा। हमें कोई इससे गर्ज नहीं है कि 500 जाए या 5 रुपए जाए, हमें साल भर की एक कॉस्ट निकालनी है ताकि हमारा जो ब्रांड का प्रोडक्ट है वो सिंगल कॉस्ट के ऊपर ही सेल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम टोमेटो केन जो है वो या केचप जो है वो 250 रुपए का बेच रहे हैं और कल 500 रुपए का बेचेंगे और उसके अगले महीने 100 रुपए का बेचेंगे। 10 रुपए बढ़ जाए लोग फटा करने खड़े हो जाएंगे। ये वो बुनियादी चीज़ है। तो उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है। तो कॉर्पोरेट का थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो अब नतीजा क्या है कि हम उस ओवर प्रोड्यूस से फ़ायदा ही नहीं उठाते। वो एक अपॉर्चुनिटी है। सही है। अच्छा, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम कर सकते हैं? दुनिया कैसे फायदा उठा रही है? दुनिया ऐसे फायदा उठा रही है कि उनके पास होते हैं प्लांट, सही है, जिसपे वो कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, पेस्ट बनाने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको इंडस्ट्री की करनी पड़ेगी। सही है। जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा आसपास प्रोड्यूस होता है टोमेटो, अगर वहाँ पे एक इंडस्ट्री लगा दी जाए। अच्छा, आमतौर पे ना इस तरह की जो प्लांट्स होते हैं ना, ये बड़े कॉमन होते हैं। यानी उस पर मिसाल के तौर पर टोमेटो का पेस्ट अगर बन रहा है तो उसके ऊपर जो है ना वो मैंगो का पेस्ट भी बन जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर जो है वो बाकी चीज़ें और भी जैसे आ रही हैं कमोडिटीज़, लाइक अगर आपने उसकी प्यूरी बनानी है, किसी फ्रूट की बनानी है, किसी वेजिटेबल की बनानी है, वो सब उसी प्लांट पे बन जाती हैं। अच्छा, हमारा माइंड इस तरफ कभी आता ही नहीं है कि हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अच्छा, नहीं, ये क्या सरकारी सतह पर नहीं आता, या जो हमारे जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनके दिमाग में? क्योंकि देखें ना, जो बिजनेस वाला है उसके लिए तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। यहाँ तो लोग पता नहीं कौन कौन से बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो बिजनेस वाले के लिए तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। वो क्यों नहीं उसको मतलब कैश कराते? अमर भाई, इसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है ना वो गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं है, पहली चीज़। अच्छा, दुनिया भर में भी नहीं है, और दुनिया भर में फैसिलिटेटर है गवर्नमेंट। हमारे यहाँ वो भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ ये कह लें कि जो कुछ करना है सीड्स वगैरह मिल जाते हैं, पीआरसी अच्छा काम कर रहा है। बहुत हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट इस लिहाज से कर देती है कि फर्टिलाइज़र और उसकी परचेजिंग, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड हैं एग्रीकल्चर के, उस पर सब्सिडी बैंक के थ्रू जो है वो। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो सारा किसान यानी फार्मर जो है ना वो इटसेल्फ चला रहा है।
प्राइवेट सेक्टर है पूरा। प्राइवेट सेक्टर है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में एक सेक्टर जब काम कर रहा हो और उसके साथ जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट को यानी वैल्यू एडिशन वाले को जोड़ेंगे, तो वैल्यू एडिशन वाले का और फार्मर का आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। ये ब्रिज नहीं है हमारे पास। जहां ब्रिज डेवलप हुआ वहां पे आपको बड़ा फायदा नजर आएगा। कहाँ हुआ? मिसाल के तौर पे एक दो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्लांट वहीं लगाए। अच्छा। टंडोजाम में, टंडो आदम में, तो वहां उनको फायदा हुआ कि उन्होंने वहीं से प्रोड्यूस उठाई, सही है, वहीं उसको प्रोसेस किया, अब उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई है और प्रोडक्ट भी अच्छा मिल गया। जब ओवर प्रोड्यूस होगा तो उसको लाने ले जाने की कॉस्ट बड़ी कम पड़ेगी, तो वहां पे उन्होंने चीज़ों को सेट किया। अच्छा। और माशाल्लाह दे आर वर्किंग वेरी वेरी वेल। अच्छा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमें इस ब्रिज को डेवलप करना पड़ेगा, इंडस्ट्री एंड फार्मर। डेयरी में कैसे हो गया फिर ये काम? डेयरी में देखें, अगर आप देखें तो ओवरऑल सेक्टर डेयरी का 90% या मोर देन 90% जो है ना, ये एक ओपन सेक्टर है। अच्छा। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है। सही, ठीक है। मिसाल के तौर पे डेयरी के सेक्टर में आप देखें तो गवाला दूध निकालता है, दूध निकाल के वो बीच में जो है जो मिडिल मैन है उसको देता है, मिडिल मैन आगे देता है, वहाँ से शॉप्स पे आ जाता है, और ये पूरा चेन सिस्टम 90% 95% इसी तरह चल रहा है। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में। सही। 5 से 7% का आपका जो चंक है ना, वो है आपका प्राइवेट सेक्टर में बड़ी कंपनीज के पास। अच्छा, दूध वो भी उन्हीं से ले रहे हैं। सही। हालांकि उसूली तौर पे जो डिसाइड हुआ था वो ये था कि बड़ी इंडस्ट्रीज अपने अपने फार्म्स डेवलप करेंगी। एक दो ने तो किए, लेकिन अक्सरियत जो है वो ओपन परचेजिंग करती है। कलेक्शन सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ वो मिल्क क्वालिटी टेस्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी का मिल्क जो है उनसे परचेज करके और पैक करके मार्केट में सेल करते हैं। सही। तो सेटअप हमारे यहाँ वही है। फार्मर ही बेसिकली चला रहा है, जो गवाला है वही मैनेज कर रहा है चीज़ों को, और आगे का सिस्टम जो है ना, जिसको हम कहते हैं चेन, कि जो चेन तक यानी फार्मर से होके जो कंज्यूमर तक पहुंचना है, उस चेन का डिफरेंस है। अच्छा। कि वो थ्रू एक कंपनी पहुंच रहा है या थ्रू एक मिडिल मैन होता हुआ और शॉप के थ्रू या पर्सनल सप्लाईज जो होती हैं उसके थ्रू पहुंच रहा है। सही। अच्छा, अब हमारे यहाँ भी लास्ट एक स्टडी कंडक्ट हुई यूआस के साथ, 2 मरतबा कंडक्ट हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज। मैं उसका पार्ट रहा और कराची और सिंध का जो पार्ट है उसको जो है वो लीड किया। यहाँ पे 2 जगहों से सैंपल कलेक्ट हुए, तकरीबन कोई एक तरह से कह लें कि सर्दियों में भी और गर्मियों में भी दोनों मिल्क सैंपल्स कलेक्ट हुए। अच्छा, सर्दियों और गर्मियों के मिल्क सैंपल्स में अडल्ट्रेशन का एक डिफरेंस रहता है। अच्छा। क्योंकि जो ओपन चेन होती है ना, इसमें टेम्परेचर मॉनिटर्ड नहीं होता। अच्छा। जो रूम टेम्परेचर है उसी पे सप्लाई चल रही है। सही। हाँ। अच्छा, अब उसमें चिलिंग वैन्स भी इतनी अवेलेबल नहीं है, तो मोस्टली क्या करते हैं, ये बर्फ डाल के चलाते हैं। सही है। अच्छा, आइस जब लगती है ना दूध में, तो अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आइस हमारी, आपको पता है, बर्फ जो बनती है उसके लिए कोई खास पानी तो इस्तेमाल नहीं होता, वही रूटीन का पानी आ रहा है, गंदा हो, उसमें ज़ूनोटिक पैथोजेंस हो, कुछ भी हो, वो दूध के साथ मिल जाए। पहली चीज़। दूसरा, दूध में पानी मिक्स होने का एक कॉन्सेप्ट है, अडल्ट्रेशन भी हो गई थोड़ी सी। तीसरा जो है वो दूध को स्पेशली गर्मियों के अंदर ख़राब होने से बचाने के लिए, लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए काम क्या किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जैसे फॉर्मलिन हो गया। अब फॉर्मलिन एक खतरनाक चीज़ है। ये अच्छा, ये हमारे गवाले हजरात जो दुकानों पे जो दूध मिलता है, ये लोग भी या सिर्फ कंपनी वाले ये काम कर रहे होते हैं? कंपनी वाले तो नहीं, आप ये कहें कि जो बीच के कलेक्शन सेंटर्स से पहले और उसका दरमियान का जो एरिया है, वहाँ पे ये सारे काम चल रहे होते हैं। अच्छा। कि उनको दूध बचाना है। सही। तो वो कहते हैं चिलर, आमतौर पे अब तो दुकान वालों ने चिलर्स रख लिए। उस दरमियान का सारा खेल चलता है कि इसको प्रिजर्व करो। सही है। तो गर्मियों में ज़रा ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, लाइक फॉर्मलिन हो गया, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हो गए लाइक क्लोरामफेनिकोल वगैरह, और इसी तरह से और मुख्तलिफ चीज़ें हो गई। फिर एक और अडल्ट्रेशन ये है कि हम देखते हैं दूध में गाढ़ापन और झाग है या नहीं है। सही है। अब वो झाग के लिए जो है वो डिटर्जेंट भी डाल देते हैं, तो उससे झाग बनता है। हाँ, और इसी तरह से दूध के अंदर जो है वो उसकी फैटी वो देने के लिए, माउथ फील देने के लिए उसमें घी भी मिला देते हैं। इसी तरह से उसको जो है वो गाढ़ा करने के लिए जो है वो स्टार्च भी मिला देते हैं। सही है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें केमिकल बेसिस पे या बाकी चीज़ों की बेसिस पे, तो ओपन मिल्क बहुत सारी जगहों पे अच्छा भी मिल रहा है। अच्छा, वैसे अभी क्या आपके सामने कोई ऐसी परसेंटेज है कि कितने लोग पाकिस्तान में आज भी, और ख़ासतौर पे अगर कराची को अगर देख लें, क्योंकि जैसे कराची से हमारा ताल्लुक है, कितने लोग जो हैं वो अभी भी खुला दूध पे ज़्यादा फोकस करते हैं? उसके मुकाबले में कितने लोग हैं जो अभी भी डब्बे का दूध या जो दीगर आते हैं उसको पर प्रेफर करते हैं, कोशिश होती है उनकी? देखिए, हमारे यहाँ फॉर्मेट 2 हैं।
एक या तो चल रहा है पैकेज मिल्क, एक चल रहा है ओपन मिल्क। इसके दरमियान की एक चीज है जो दुनिया में चलती है, दैट इज कॉल्ड द पैस्चराइज मिल्क। वो क्या चीज है? पैस्चराइज मिल्क में ये करते हैं कि आप दूध को एक खास टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं होता, अच्छा, ये सबसे अच्छा दूध माना जाता है पैस्चराइजेशन में, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को ना गर्म करके और पैक कर देते हैं। अच्छा, तो जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, खराबी पैदा करने वाले, वो इसमें किल हो जाते हैं। लेकिन उसका टाइम ये होता है कि आपने विद इन 3 days इस्तेमाल करना है, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, और रेफ्रिजरेटर में रखना है, या ओपन होने के फौरन बाद आपने इस्तेमाल कर लेना है, सीधी बात है। ये वाला कॉन्सेप्ट आया है, कुछ जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी कुछ शॉप्स डिफेंस में, क्लिफ्टन में, जौहर में और मुख्तलिफ जगहों पे ओपन किए हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में नहीं मालूम, तो वो इतना ज़्यादा नहीं चल पा रहा। जिनको मालूम है वो तो ले रहे हैं, सही है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिनको इसकी अफादियत का पता है कि इससे क्वालिटी बड़ी प्रिजर्व रहती है, आपको गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल्क से मिल जाते हैं, पेस्चराइज मिल्क से। लेकिन जिनको नहीं मालूम वो तो ये कहते हैं कि जी अब ये चीज़ जो दूध की है, इसको आप खुले दूध में ही लें, उसको उबालें, 3 बार जोश दें, उसकी मलाई अलग कर लें। हमारे यहाँ के भी अलग कॉन्सेप्ट्स है ना, तो वो सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि जी दूध आया है। तो इस वक्त भी कराची के अंदर आप ये समझ लें कि 95% जो हमारा कंज्यूमर है वो ओपन मिल्क ही यूज करता है। अच्छा। पैकेज्ड या पैस्चराइज मिल्क का उसको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके ख्याल में कि ये बेहतर नहीं है? मतलब जब लोग ले ही रहे हैं, सदियों से ले रहे हैं, जितने भी आप पुराने बड़े बूढ़े मिलेंगे वो बोलते हैं यार हम तो बचपन से पीते हुए गुजर गए, तुम लोग पता नहीं कौन कौन सी नई नई कहानियां लेकर आ जाते हो कि ये खराब दूध है, हमने तो हमेशा बचपन से पिया, क्या हुआ? मतलब 70 साल के जी रहे ना, अभी तो जी के उसके बाद मर भी गए, तो क्या आप टाइम तो पूरा हो गया ना, मतलब अब क्या करें? मतलब उनको कैसे आप इस चीज़ के लिए? देखिए बात उनकी बिल्कुल सही है। उस जमाने में होता क्या था कि जो गवाला होता था ना, उससे वो डायरेक्ट खरीदते थे। हर जगह पे एक भैंस का बाड़ा या गाय का बाड़ा जो है वो होता था। सही। तो वो खुद जाते थे। हमें भी याद है बचपन में हमारे घर के पास भी एक बाड़ा था, तो हम सुबह सुबह जो है वो बाल्टी लेके, डोलची लेके जाते थे और दूध लेकर आते थे। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो गया। आप जब से अर्बनाइजेशन का एक वो देखें, पॉपुलेशन लोड देखें, तो इस तरह के बाड़े तो सब जगह खत्म हो गए। सही। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, देखें कभी भी गाय या भैंस जो है ना अडल्ट्रेशन नहीं करेगी, वो कभी दूध में पानी नहीं मिला के देगी, कभी उसमें क्लोरामफेनिकॉल और फॉर्मेलिन और मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, वो कोई गाय या भैंस नहीं मिलाएगी। सही। बीच का जो सप्लायर है ना, वो ये सारे काम कर रहा होगा। अच्छा सर, वैसे इन केमिकल्स का आपने जैसे जिक्र भी किया, इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर देता हूँ, इनका नुकसान क्या हो रहा है? मतलब किस किस्म के नुकसानात आपको देखने का सामना हुआ कि आप लोगों ने जो रिसर्च की होगी इस पे यकीनन, तो किस किस्म की बीमारियां या किस किस्म के नुकसान जो है वो इन केमिकल्स के इंटेक करने के नतीजे में बच्चों में, नौजवानों में, लड़के लड़कियों में, या जो भी हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनके अंदर पैदा हुए? कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी रिसर्च सामने? नॉन फूड आइटम है, सीधी बात है, नॉन फूड आइटम है। नॉन फूड आइटम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फूड के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप करेंगे तो उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं, उससे जो है वो ब्रेन डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं, इसी तरह से उससे कैंसर होने का इम्कान होता है। फॉर्मेलिन है, अब फॉर्मेलिन आपकी पूरी लाइनिंग को तबाह कर देता है, माउथ से लेकर और इंटेस्टाइन, पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है ना, इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं उसको जो है स्टिफ कर देता है। अच्छा। बहुत सारे इसके नुकसान आते हैं। इसी तरह से अगर आप एंटीबायोटिक की बात करें, बिलावजह एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अब एंटीबायोटिक बिलावजह लेना शुरू कर दें तो क्या होगा? जब आप असल में लेंगे एंटीबायोटिक तो असर ही नहीं करेगी। सही। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हमें बिलावजह इन अडल्टेंट्स की सूरत में मिल रही होती हैं। अच्छा, इसी के साथ ही अगर हम थोड़ा सा ना इसको भी देखें, हमारी फूड हैबिट्स भी क्या है, मतलब मैं इस पे भी आना चाह रहा था कि हमारी फूड हैबिट्स में प्रॉब्लम आई क्या है, क्योंकि असल तो आपका टारगेट तो मेरे ख्याल में यही होता है कि भाई लोगों की फूड हैबिट्स जो हैं वो किसी तरह बहाल हों। तो क्या प्रॉब्लम क्या है फूड हैबिट्स में? प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारे पुराने लोगों को खाना नहीं आता था, या अब हम कुछ स्पेशल खाना सिखा रहे हैं लोगों को? क्या है, क्या है वजह, क्या है? देखें, फूड हैबिट की जब बात करते हैं ना, तो कॉमन फूड आप क्या ले रहे हैं? सबसे अगर आप हल्का खाना देखें, पुराने वक्तों में भी खाया जाता था, लेकिन पुराने वक्तों में एक चीज मिसिंग थी, वो थी प्रोसेस फूड। अच्छा। हम प्रोसेस फूड के पहले ज़माने में आदी नहीं थे। आप 70 साल 80 साल पहले के किसी भी शख्सियत से बात करें, उनसे पूछें तो वो कहते थे जी कोई मेहमान आएगा तो घर में भी खाना बनता था, यानी अगर कोई और टाइमिंग में भी आ जाए तो खाना घर पे ही बनता था। ऐसे ही होता था। अब माशाल्लाह एक फोन कॉल के ऊपर जो है वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हमारे यहाँ सबसे पहला जो मसला आया वो ये आया कि हमने प्रोसेस
फूड को जो है ना वो तरजीह देना जिंदगी का लाजमी हिस्सा करार लाजमी हिस्सा। अच्छा, अब तो प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि अगर आप एक हफ्ता मुस्तकिल घर पे खाना खा लें तो बच्चे आपको ये कहते हैं कि हमने तो बाहर से कुछ खाया ही नहीं, हमने खाना ही नहीं खाया, खाने नहीं खाया, बाहर से खाली खाना होता है। बाहर का लेके खाना असल खाना होता है, घर में तो बस सिर्फ जिसको कहते हैं ना सब्जी वब्जी कुछ मिल जाती है, वो और खाना थोड़ी है। सही है। तो ये हमारा एक मेन जो फूड हैबिट का डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ अगर आप देखें, पहले के दौर में ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे ज़राए भी नहीं थे। सही है। तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी अगर बात करूं तो यूनिवर्सिटी लाइफ तक हमने भी पॉइंट्स में सफ़र किया, बसों में सफ़र किया, लेकिन मैं ये देखता हूं कि शायद अब जो नस्ल है उनको, जिसको आप अर्बन लाइफ में एक मुतवस्सित तबके के लोग कहें, बाइक, गाड़ी नॉर्मल यानी कि वैन्स, बच्चों के आने जाने के लिए वैन्स, यानी उस ज़माने में तो हमारा घर भी और स्कूल भी बड़े करीब होते थे, पैदल ही आते जाते थे। सही है। 10 मिनट का फासला बड़ा कॉमन होता था कि जी 10-15 मिनट में पहुंच गए और खुद पैदल चले गए, आ गए। अब हमारे पास वो फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और इस मोबाइल ने तो और ज़्यादा तबाही मचाई दिया। अच्छा, अब बच्चे जो है वो, पहले हम कहते थे बच्चे जो है वो घर पे रहें तो उनको जो है वो रोका जाता था। हमारे ज़माने में तो हमारी पिटाई लगती थी कि शाम में ही जाना खेलने के लिए, उसके अलावा नहीं निकलना, मगरिब से पहले घर आना है, लेकिन हम छुप छुपा के फिर भी निकल जाते थे। सही है। आजकल के दौर में माएँ खुद कहती हैं बच्चों को, बेटा जाओ जाके खेल लो बाहर, 1 घंटा खेल के आओ, उससे पहले आगे नहीं मोबाइल दे दें। सही है। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ का एक तो डिफरेंस आया। अच्छा, फिर फूड में अगर आप देखें, हमने कुछ फूड्स के साथ जो है वो बड़ा, एक तरह से कह लें कि बड़ी ज़्यादती हमारे साथ हुई है कि हमने उन फूड्स को समझा ही नहीं। मिसाल के तौर पे हमारा, अगर आप खाने का एक स्टाइल देखें तो उस खाने के स्टाइल में हम एक तरह से कह लें तेल और घी खाने वाली कौम बन चुके हैं। अच्छा, अब अगर आप उसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, आप सादा तरीन खाना क्या बोलेंगे? दाल चावल। दाल चावल में जो दाल होती है, उस दाल में भी जब तक हम तड़का ना लगा लें तेल का, देसी घी का, या अब तो देसी घी अवेलेबल नहीं होता, लोग वनस्पति घी का तड़का ना लगा लें तो हम उसको दाल ही नहीं मानते। करार नहीं आता ना सर, मजा ही नहीं आता, खुशबू ना आए जब तक। अच्छा, इसी तरह अगर आप मिसाल लें उसकी, अपना निहारी है, 1 इंच कम से कम उस पर तरी आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। खोरमा तरी वाला होना चाहिए। कढ़ाई ले लें, अब या तो बिरयानी भी हम सर नली खाते हैं, नली वाली बिरयानी तो निहारी हो गई, बिरयानी हो गई। इन चीज़ों में अगर आप फैट का कंटेंट देखें ना तो इतना ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाऊं। पाकिस्तान में 1980s 90s तक अगर आप दिल के अमराज के हवाले से हॉस्पिटल्स की बात करें तो काबिल ज़िक्र नाम आपको कोई मेरा नहीं ख्याल याद आएगा। हाँ, ऐसे ही था। बल्कि मुझे शायद किसी ने जिक्र भी किया था, शायद 3 बेड होते थे, शायद सिविल या जिना में हार्ट के शायद 3 बेड का कोई था सिलसिला। और आज तो दुकान लगी है माशाल्लाह से। NICVD, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ही है, प्राइवेट में तो आप आगे पीछे KICVD, पता नहीं यानी ये बड़े बड़े तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में देख लें, हॉस्पिटल फ्लरिश कर रहे हैं ना। फ्लरिश क्यों कर रहे हैं? हम अपनी सेहतें तबाह करके वहां तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप देखें तो हमारे लिए 3 चीजें जो है ना वो सबसे ज्यादा इस वक्त फूड हैबिट में खाने के साथ प्रॉब्लमेटिक है। एक तो हमारा फिजिकल स्टाइल है ही ना कि चलना फिरना नहीं है, खत्म हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। फिजिकल एक्टिविटी वाला तो प्रॉब्लम अपनी जगह। हाँ, सही। लेकिन जो चीज आप फूड से कंट्रोल कर सकते हैं या जो फूड आपके साथ लिंक करती है, उसमें 3 चीजों का प्रॉब्लम सबसे अहम है। क्या क्या? नंबर 1 फैट, खाने के अंदर डलने वाला तेल, जिसको आप कहें तेल या घी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है चीनी, शुगर। और तीसरी चीज आ जाती है नमक। सही। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 मामलों के अंदर जो है ना फरागदिल हैं। हम चीनी का इस्तेमाल भी बिल्कुल, नमक का इस्तेमाल भी और तेल का इस्तेमाल भी। अब जरा आ जाएं अपनी सेहत के हवाले से। सही। सेहत में हो क्या रहा है कि जब हम तेल का इस्तेमाल करते हैं तो तेल के अंदर तो चलें ठीक है वो वेजिटेबल से निकल रहा है, कनोला हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों पहले इस्तेमाल होता था अब बड़ा कम है। इसी तरह सनफ्लावर ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। सही। ये बहुत सारे ऑयल हैं जिसको हम खाने के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अमूमन हमारा जो एक ग्रॉसरी का बिल होता है, मैं आप सबको बड़ी कॉमनली जो है ना वो कहता हूं कि आप जरा चेक करें आपके ग्रॉसरी बिल क्या है। ग्रॉसरी बिल में अमूमन 5 अफराद की फैमिली में 5 किलो का एक डब्बा आता है या 5 पाउचेज आते हैं ऑयल के, 1 महीने के लिए जो 1 महीने के लिए, और नेक्स्ट मंथ की ग्रॉसरी में फिर 5 किलो आता है। तो हिसाब से लगाएं तो फी बंदा 12 किलो तेल या घी या जो भी वो खा रहा है तो 12 किलो तो मस्ट है। अच्छा,
और तकरीबन जितना हम फैट अपने घर के खाने में ले रहे होते हैं उतना ही बाहर से लेते हैं। हाँ, वो कभी ना कभी जैसे आप समोसे ले लिए, फ्राइज ले लिए, पिज़्ज़ा ले लिया, बर्गर ले लिया, निहारी ले आए, बिरयानी ले आए, तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी में हम फैट बाहर से भी लेते हैं। सही है। तो ये हमारा तकरीबन साल का कोई 24 किलो का जो है ना कंजम्पशन 22 से 24 किलो बनता है, और हमारी स्टैटिस्टिक्स भी यही कह रही हैं। एक बंदा यानी कि 24 किलो तेल खा जाता है पूरे साल में। साल में हाँ। एक बंदा तकरीबन 24 किलो, मतलब ये भी एक दरमियाने दर्जे का शायद आप बता रहे होंगे, जिनकी बहुत ज्यादा बाहर की फूड हैबिट्स होंगी। कोई कम भी ले रहा होगा, कोई ज्यादा भी हो रहा होगा, लेकिन एवरेज 22 से 24 किलो हमारा कंजम्पशन है फैट का। सही। अच्छा, अब इस फैट की कंजम्पशन में अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद ऑयल सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो मेन क्रॉप है वो चावल है, गंदम है, मकई है या कॉटन है। हम ऑयल सीड के ऊपर इतना बेयर नहीं कर सकते, तो हमारी ऑयल सीड की जो प्रोडक्शन है वो लोकली 10-15%, 20% से ऊपर नहीं है। अच्छा। तो हमें 70 से 80% जो है वो ऑयल इंपोर्ट कराना पड़ता है। सही है। और इसमें भी तकरीबन कोई 70% पार्ट जो है वो पाम ऑयल का है। हमारा तकरीबन कोई अराउंड $4 अरब का बिल जो है ना, US डॉलर का बिल, वो सेकंड हाईएस्ट पेइंग बिल समझ लें है, जो शायद गाड़ियों के तेल वेल के बाद जो है खाने के तेल पे हम तेल पे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो तेल हो या ये तेल हो, और इसके चक्कर में पूरी कौम का तेल भी निकल रहा है। तो अब ये तेल जो है ना, अब ये कर क्या रहा है, जब हम इतना तेल खाते हैं तो हमारा बॉडी का एक पूरा मैकेनिज्म आउट हो जाता है। सही। अच्छा, आप जब भी फैटी प्रोडक्ट खाएं आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी। फीलिंग क्या होगी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपको नींद और गुनूदगी का आंसर रहेगा, ठीक है, एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। सादा गज़ा खाएंगे, माइंड अलर्ट रहेगा, चलने फिरने में आसानी होगी, आप बड़े एक्टिव अपने आप को फील करेंगे। लेकिन फैटी फूड खाएं, आपको बड़ा, जिसको कहते हैं ना, खाने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। सुकून। आप सो जाएं, और जब सो के थक जाएं तो उठने के बाद फिर थकन उतारने के लिए फिर सो जाएं। तो ये फैट का एक इम्पैक्ट है। सही। अच्छा, होता क्या है कि फैट हमारी बॉडी में जाता है, लिवर में जाता है, लिवर से बॉडी के मुख्तलिफ पोर्शंस में जाके और खून के जरिए से वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। सही है। जब वो स्टोर होता है तो पहला इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी बॉडी के अंदर फैटीनेस, ओबेसिटी आती है। सही है। ओबेसिटी आती है, साथ में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू होगा। तीसरा काम क्या होगा कि वो जो कोलेस्ट्रॉल फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता खून में सर्कुलेट कर रहा है, आर्टरीज में जो है ना वो चिपकना शुरू हो जाएगा, LDL VLDL के फॉर्मेट के अंदर क्लॉट्स बनाना शुरू करेगा। सही। अब एक पाइप है, उस पाइप में अगर क्लॉग्स आने शुरू हो जाएं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ना, पंप लगा हुआ है, आप आगे से उसका मुंह दबा दें तो पीछे प्रेशर पड़ेगा, आगे से जो है वो पानी जो निकल रहा होगा हाई प्रेशर। एग्जैक्टली खून की नालियों में भी यही है। सही है। कि नाली का साइज कम हो गया, आगे खून जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं लग पा रहा, दिल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हाइपरटेंशन भी हो रही है और ब्लड प्रेशर भी रेज हो रहा है। सही है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर जब रेज होगा तो अल्टीमेटली फिर उसका एक और इम्पैक्ट यह आता है डायबिटीज। हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन का काम यह है कि पैंक्रियास से निकल के खून में आता है और सेल्स को ये इंडिकेट करता है कि अवेलेबल है ग्लूकोज खून में, अंदर ले लो, एनर्जी बनाओ और कंज्यूम करो। सही है। जब हाई लेवल में शुगर जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही है और इंसुलिन भी मौजूद है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि टॉलरेंस आ गई है। ये एक बड़ी खतरे की अलामत है। सही। अब ये डायबिटीज क्रिएट करेगा, यानी कि जो फ्री ग्लूकोज है खून के अंदर, ये अब आपको जो है वो डायबिटिक पेशेंट बनाना शुरू करेगी। उसके बड़े इम्पैक्ट्स आते हैं। सबसे पहले ग्लूकोमा, आंखों का देखने का बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अच्छा। ऐसा ऐसा जाला जिसको कहते हैं ना लगना, गुर्दों के ऊपर इम्पैक्ट आता है, लिवर पे इम्पैक्ट आता है, बहुत सारे काम इसके साथ जो है ना एसोसिएट हो जाते हैं। सही। फिर साथ में आहिस्ता आहिस्ता CVD का प्रॉब्लम भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूं, IDF इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन जो है उसकी रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2021 की ये कहती हैं कि पाकिस्तान में टोटल NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरने वालों की तादाद एक साल में 8 लाख है। अच्छा। और सिर्फ डायबिटीज से मरने वालों की तादाद 4 लाख है। अच्छा। 4 लाख को अगर आप निकालें, हर दिन कितने मरते हैं? 1100 लोग। और हर मिनट पे अगर आप निकालें तो तकरीबन हर 10 मिनट के ऊपर 8 लोग जो है वो डायबिटीज या उसकी कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान में हाईएस्ट रेशो है डायबिटीज से मरने वालों का। सही है। और इस वक्त टोटल पाकिस्तान में डायबिटीज का रेशो दुनिया भर में तीसरे और दूसरे नंबर पे लाए कर रहा है। अच्छा। इंक्रीज के हिसाब से।
आप हर घर में देखें जिनके पेरेंट्स मौजूद हैं लाजमी उनको डायबिटीज होगी। यानी अगर मदर फादर हैं तो लाजमी उनको, अगर वो 60 साल तक की एज को आ गए हैं तो शायद कोई ऐसा घर हो जिसके अंदर डायबिटिक पेशेंट ना हो। अब इस डायबिटीज के ऊपर उठने वाला खर्चा पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम में अगर आप देखें तो तादाद तकरीबन ये बनती है अराउंड कोई 2.5 करोड़ से ऊपर। अच्छा, जो डिक्लेयर्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और 1.25 करोड़ के करीब वो हैं जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के जो है वो हैं, यानी जिनको पता नहीं है लेकिन उनको प्रॉब्लम है। तो अराउंड कोई 3.5-4 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो डायबिटिक हो चुके हैं या होने वाले हैं, और हर साल इनकी तादाद बढ़ रही है। अच्छा, अब इस डायबिटिक्स का नुकसान क्या हो रहा है? हमारे डबल नुकसान है। एक तो हमारा प्रॉब्लम इकोनॉमिक बर्डन, सही है, दूसरा हमारा हेल्थ का बर्डन, तीसरा कि हम जिन कॉम्प्लिकेशन से फिर गुजर रहे होते हैं और उसकी मैनेजमेंट के लिए जो अपना फाइनेंस खर्च कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में तकरीबन कोई डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए जितना हम खर्च करते हैं उसकी अमाउंट है तकरीबन कोई 2.5 अरब US$। अच्छा, 2.5 बिलियन US$ हम खर्च करते हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे, और ओबेसिटी मैनेजमेंट के ऊपर हम तकरीबन कोई $1.7 बिलियन खर्च करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, स्पेशली मेडिसिन। 80-90% तो मेडिसिन पे होता जाता होगा। हाँ। जो लोग खुदा ना खास्ता इसका शिकार हैं, आप देखें इतनी मेडिसिन जो है ना भर के ले रहे होते हैं, यानी उनका फूड जो है वो मेडिसिन के तौर पे जो है वो चल रहा होता है। हाँ। और ना लें तो सारा सिस्टम आउट, बिल्कुल, शुगर आउट, ब्लड प्रेशर आउट, गुर्दे का अलग मसला, लीवर का प्रॉब्लम, ब्रेन का जो है सर दर्द का अलग मसला, 36 प्रॉब्लम्स उनको जो है ना वो डिक्लेयर होते हैं। तो उनको एक वक्त में कोई 8 से 10 मेडिसिन जो है ना ऐसे मुट्ठी भर के लेनी पड़ती है, और वो खा रहे होते हैं, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। सही। हम इस फूड में कुछ ना करें, एक बड़ा सादा सा सोल्यूशन है। हम खाने के तेल को सिर्फ अपने घर में 5 किलो आता है ना, 4 किलो कर दें। कैसे करें, मतलब कैसे कम कैसे करें? मतलब 4 किलो लाना शुरू कर दें, कहें कि जी जहाँ 2 चमचे डाल रहे थे 1.5 चमचा डाल लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, अब तार अगर 1 इंच आपने लाना है तो जरा कम करके आधे या पौने पे ले आए ना। सही है। अगर आप खाना जो है वो फ्राई करके बना रहे हैं, सोते कर लें, आप उसको सिंपल पैन फ्राइंग कर लें। सही। यानी अपनी थोड़ी सी फूड हैबिट को चेंज कर लें। हाँ। फर्क कुछ भी नहीं होगा, फूड वैसे ही रहेगा। सही। सिर्फ उस तेल की मिकदार जो एब्जॉर्ब हो रही है उसमें थोड़ी सी जब कमी आएगी तो अल्टीमेटली आपको खुद अपने घर में एक तो फाइनेंशियल जो बर्डन्स उठाने पड़ रहे हैं, सही है, वो एक तो बचत होगी, दूसरा मुल्क की इकोनॉमी पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर सब ये बात सोच लें तो 25% अगर मिसाल के तौर पे हम अगर ऑयल को रिड्यूस कर लेते हैं, सही है, तो $4 अरब में से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का सिर्फ $3 अरब पे करेंगे। सही है, 1 अरब तो बचा ही लेंगे यहाँ से। IMF से हम 5 अरब 6 अरब डॉलर के लिए तो मिन्नतें तरल्ले कर रहे हैं, यहाँ से 1-1.5 अरब तो वैसे ही निकल आएगा। तो सर कैसे करें जब सारा हर न्यूज़ आने से पहले, न्यूज़ जाने के बाद, न्यूज़ के वक्फे में, ड्रामे के बाद, ड्रामे से पहले, ड्रामे के साइड में, आगे पीछे ऊपर नीचे जब इश्तिहार चल रहा होगा कि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, डालडा में पकाओ, अम्मा इसमें पकाओ, अम्मा उसमें, तो फिर करेंगे क्या भाई? जब पूरी कौम को सिर्फ आप एड्स ही, सिर्फ अगर आप देखें मजमूई तौर पर अगर आप एड्स का अगर तज्जिया करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ हम तेल के एड्स पर चल रहे हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ तो फिर लोग तो नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, उनको तो लगता होगा शायद ये हकीकी ज़िंदगी है, मतलब पकाते रहना और खाते रहना और चलते रहना, नाचते रहना साथ में। तो अच्छा, क्या जितने फिट लोग दिखाते हैं ना तेल के इश्तिहार में, तेल या घी में, उतने खाने वाले कभी भी नहीं होते। आप जो खाने वाले हैं ना वो इतने फिट रह ही नहीं सकते। सही। तो हम बेसिकली तो हकीकत से बड़ा दूर होके ये सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी सादी सी चीज़ है, हमारे यहाँ जितना कॉन्टेंट जो है वो कमर्शलाइज स्टेज के ऊपर चल रहा है, सही है, अवेयरनेस पे नहीं है। हमारे हम कहने को बड़े अवेयर्ड हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल है, दुनिया ज़माने की चीज़ें हैं, हम एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस चीज़ को हमें मालूम करना होता है वो हम मालूम नहीं करते। सही है। दुनिया में जो चीज़ आप ख़रीदने के लिए जाए ना उससे पहले उसका मैनुअल देखते हैं। आपने ईयरबड भी लेने हो तो आप सबसे पहले उसकी कंपनीज मालूम करेंगे। नहीं भी पता होता ना, बंदा ढूंढ के निकालते हैं, यार फलानी चीज़ खरीदनी है, गाड़ी लेनी है मैंने, तो कौन सी वाली गाड़ी का कितना एवरेज कंजम्पशन है, पेट्रोल कौन सा डलवाना है, क्वालिटी उसकी कहाँ से होनी चाहिए, अच्छा फलाना पेट्रोल पंप बड़ा अच्छा है उसी से डलवाना है, पेट्रोल चोरी नहीं करता। ये हमारी जो है ना वो एक सोच होती है एक चीज़ के लिए जिसको ख़राब होना है। सही है। और एक ऐसी चीज़ जो आपको ज़िंदगी में एक बार मिली है, आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक बार,
और जब वो हेल्थ बिगड़ जाए तो वापसी नहीं आनी। सही है। उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गुटके मावे जो चीज़ जैसे मिल जाए, एक मैनुअल है ना, कोड है कि ये भाई ये चीज़ कम इस्तेमाल करनी, उस पर हम बात ही नहीं करते, ना सोचना चाहते हैं, सही है, ना उसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली फिर हमें इस किस्म की चीज़ें अपने इन सब चीज़ों के साथ। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पर और भी है ना, लोगों को पता भी चल जाए, मतलब आपने देखा होगा, आप भी बहुत सारे डिस्कशंस के अंदर, हम लोग भी असातिज़ा के साथ होते हैं, कई शादियों में, कई महफिलों में, हर बंदा ये बता भी रहा होगा कि तेल से बड़ा नुकसान होता है, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, मतलब ये खाओगे तो ये मसला हो जाएगा। ये हम सुनते तो ज़रूर हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि सुन नहीं होते, लेकिन इसकी मिसाल मुझे ऐसी लगती है, जो सिगरेट के डब्बे के ऊपर बना हुआ होता है, एक आड़ा टेढ़ा सा पाँव बना होता है, फटा हुआ होंठ कि कैंसर हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सेल में कमी नहीं आ रही। तो ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मतलब लोग क्या मतलब देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं यार छोड़ो, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखी जाएगी, खाओ, क्या खा खा के मरेंगे। जैसे मैंने शुरू में आर्ज किया कि हम हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक दाढ़ चले 100 बला टले, तो कहते खाओ खाओ 100 बला तो टली जाएगी, खा खा के मर जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये ख्याल है, मतलब क्यों नहीं लोग इस चीज़ को हजम क्यों नहीं कर पा रहे कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, और ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि आपकी सेहत को भी तबाह कर। इसका क्या रीज़न समझ में आता है आपको, क्या वजह है? अमर भाई सीधी बात बताऊं, वो कहते हैं ना हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो एक सुन्नत से भी बात साबित है कि जब तक कोई काम खुद ना करने लगो दूसरे को उसकी नसीहत ना करो। सही है। तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली हम जैसे लोग भी जी नसीहत और वसीयत के अंदर सबसे आगे होते हैं। सही। ये खाओ ये ना खाओ, लेकिन खुद उन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे होते। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं, कार्बोनेटेड ड्रिंक मैंने कोई 2013 में छोड़ी। अच्छा, जब कोई चीज़ आप छोड़ो ना तो लोग उसके बड़े हिमायती बन के आते हैं। यार एक मर्तबा मेरे कहने से मोहब्बत में ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये आपको बड़ा वो करती है। नतीजा ये निकला कि 2013 में जब मैंने छोड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी कोशिश रही कि मैंने अपनी दानिश में नहीं पी, कोशिश की कि ना पिया जाए। मैं हलाल का लीड ऑडिटर भी हूँ, तो मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में जाने का मौका भी मिला। अच्छा, वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सब बैठे हुए एक टेबल पे और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, सब पी रहे हैं और आपने मना कर दिया नहीं। अब सवाल ये बात हराम है, अरे नहीं भाई हराम नहीं है, क्यों नहीं पी रहे? अच्छा, अब वहाँ पे क्यों जब होता है ना, और अब आप सब एक मोड में लेने वाले, अब आप बता सकते हैं क्यों आप पी रहे हो, और आप ये बोले यार ये ना पियो तो कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन आप नहीं पी रहे और अब आपने उसके ऊपर बताया क्यों नहीं पी रहे। अब मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि रीजन ये है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक जितने भी हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक है स्पेशली जितने भी प्रोसेस्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें चाहे आपका कोई जूस ही क्यों ना हो, अच्छा, इन सब की एक बेसिक डिमांड ये है कि द नीड रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली 10% प्योर सुक्रोज, 10% चीनी डली होनी जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे ये ग्लास है ना, इस ग्लास में 250 ml पानी होगा, लेकिन अब इस 250 ml में अगर आप चीनी निकालेंगे, मसलन अगर ये कोई जूस है या कुछ है स्वीट एंड बेवरेज है, इसमें 10% के हिसाब से 25 ग्राम चीनी है। अच्छा, इसको हम कहते हैं एम्प्टी कैलोरी, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं एम्प्टी कैलोरी। एम्प्टी कैलोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको पानी समझ के लोग पीते हैं। आप पी लेंगे, आपने 25 ग्राम चीनी ली, 25 ग्राम चीनी का मतलब ये 100 कैलोरीज, विदाउट एनी रीजन आपने 100 कैलोरीज अपनी बॉडी में डाल ली। सही है, जरूरत नहीं थी। अच्छा, WHO की रिकमेंडेशन ये है कि आप एक दिन में प्योर शुगर 60 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को बर्बाद करेगा, आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। बच्चों में एक डिजीज होती है, उसको कहते हैं ADHD, हाइपरटेंशन की डिजीज। आजकल बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, यानी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि बच्चों में 25 ग्राम से ज्यादा चीनी इस्तेमाल ना करें। हम तो सारा दिन खिलाते ही टॉफियां हैं, जी हाँ, एक टॉफी खत्म, दूसरी खत्म हुई, तीसरी बिस्किट फलाना, अब जूस, अब चॉकलेट। तो आप उनका अंदाजा लगाएं एक एक दिन में कितनी कितनी चीनी खा जाते हैं। सही है। उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, उनमें से एक इम्पैक्ट बच्चों में ADHD का, और बड़े होके फिर यही शुगर जो होती है ये प्रॉब्लम ये करती है कि आपकी बॉडी में पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब करती है। अच्छा, अब उस मेटाबॉलिक सिस्टम में सबसे बड़ा मसला ओबेसिटी का आना शुरू हो जाता है। आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, काउंट भी नहीं कर रहे। हम जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं सॉलिड फूड को। सॉलिड फूड में जो चीनी है वो अलग है। अच्छा, अब 60 ग्राम की तो रिकमेंडेशन है, इससे ज़्यादा नहीं खानी है, 50 ग्राम, और कुछ जगहों पे तो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 34 ग्राम जो है ना लिमिट रखी हुई है, 34-35 ग्राम। अच्छा, अब अगर आप एक चमचा चीनी जो है वो लेते हैं, स्मॉल जो टी स्पून कहलाता है, वो तकरीबन 4 से 5 ग्राम का होता है। तो हम एक तो चाय से ले रहे होते हैं चीनी, अगर कोई फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट में लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, चाय को सर अलग से डिस्कस करते हैं अभी। हाँ, तो अब वो जो चीनी इसमें मौजूद है ना, ये चीनी आपको बिला वजह की कैलोरिक वैल्यू दे रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक बॉटल है 600 ml की, अमूमन जो आती है 600 ml की आती है। उस 600 ml में अगर आप 10% के हिसाब से लगाएं, 60 ग्राम चीनी है, आपका पर सर्विंग एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से पूरा हो गया।
और अगर कहीं आप मुफ्ते की किसी दावत में शादी में बैठे हैं, हैं हाँ, तो जितनी बोतल सामने 2 रखी होंगी तो 6 आप नीचे कर टेबल देते के हैं। नीचे होंगी। तो नतीजा ये है कि आप नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान तो अपनी अपना। सेहत का कर रहे हैं। अगर आपने एक दिन में 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक यानी आपने पी ली है तो आप अंदाज़ा लगा लें आपने कोई 200 ग्राम, 1 पाव के करीब आपने चीनी खा ली है और आप उसको काउंट ही नहीं कर रहे। सही है। फिर मीठा अलग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गुलाब जामुन के अंदर तकरीबन कोई 64 ग्राम में 30 ग्राम तो चीनी होती है, खालिस चीनी। सही है। चीनी का शीरा अलग होता है। फिर इसी तरह से और आप गाजर का हलवा उठा लें, फिर आप मुख्तलिफ जो है वो स्वीट एंड आइटम्स उठा लें, तो हम एक दिन में अपना चीनी का अगर कैलकुलेशन करें तो 60 ग्राम तो कहीं रह जाएगा। 300 350 ग्राम चीनी जो है ना वो एक दिन में खा रहे होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं बॉडी की रिक्वायरमेंट प्योरीफाइड शुगर की नहीं है। सही है। हम उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं। हाँ। नतीजा क्या निकलेगा? हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम तबाह, डायबिटीज़ तो होना ही होना है और वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जिसका हमें जो है ना प्रॉब्लम नज़र आएगा। अच्छा, अब ज़रा आ जाइए दूसरी तरफ कि इस शुगर के साथ एक और चीज़ लोग बात करते हैं कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ। कार्बोहाइड्रेट की जो लिमिट है वो है 300 ग्राम पूरे दिन में। अच्छा। हमें चाहिए सिर्फ 2000 कैलोरी। सही है। हम जितनी एनर्जी ले रहे हैं उसको बर्न भी करना है, उसको कंज्यूम भी करना है, उसको यूज़ भी करना है। सही है। अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो शुगर हमारे लिए एक, या वो एनर्जी हमारे लिए एक मुश्किल बन जाएगी, बवाल बन जाएगी। हाँ, बवाल बन जाएगी। तो खर्च भी करना है, ज़्यादा लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी एक्टिविटी है 1500 कैलोरीज की, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा है तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू होगी। सही है। अब डेली के हिसाब से 500 कैलोरी आपकी बॉडी को इजाफा करती जाएगी, वजन बढ़ाएगी। 1 ग्राम शुगर जो है या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरी आपकी जो है ना वो देता है बॉडी में। अच्छा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्जिश करके अपनी बॉडी का वजन कम करना है, सही, तो आप 100 कैलोरी अगर जो है ना वो मिसाल के तौर पे बर्न करते हैं तो आपके वजन में कितना फर्क आएगा? सही, मुश्किल से 25 ग्राम। बिल्कुल ऐसे ही है। और 100 कैलोरी आप समझ लें कितना बर्न करना होगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे तेज कदमों से चल रहे हैं, 15 मिनट मुस्तकिल चलें, तो आपकी बॉडी में मुश्किल से 25 ग्राम का फर्क आना है। सही है। और लोग कहते हैं कि जी हमने अभी वर्जिश शुरू की है और इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटा जिम करके आए हैं, वजन में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो साथ में इसको भी तो बंद करना पड़ेगा ना। ये बंद करने को तैयार नहीं है। सही। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि हम जो है वो खाते भी जा रहे हैं और एनर्जी का कंजम्पशन भी नहीं कर रहे हैं और हमारी बॉडी में उसका कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि हम ओबीज भी हो रहे हैं, डायबिटिक भी हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन भी हो रहा है। सही है। फिर उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ में कैंसर हो गया और मुख्तलिफ ये चीज़ें होंगी। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हैं जो बॉडी में होती हैं, उसी बंदे तक महदूद रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका एक बड़ा इम्पैक्ट तो है ना सोसाइटी में। जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं वो आपके बिहेवियर के साथ भी कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। तो जब आपका बिहेवियर सही नहीं होगा, आप किसी भी पोजीशन पर हैं, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जो अच्छी पोजीशंस पर होते हैं, पब्लिक डीलिंग पर होते हैं, उनको बड़ा फिट रहना ज़रूरी है। वो तो सर फिट ही नहीं होते बेचारे, तो तबाह लोग बिठाए होते हैं पब्लिक डीलिंग पे, जो बैठे होते हैं बेचारा चीख ही रहा होता है, गालियाँ गोते। तो वो वजह ये है ना कि हम अच्छा खाना भी नहीं ले रहे, टेंशन का माहौल अलग है, प्लस ये कि लोग अलग चीख रहे हैं, तो वो बेचारा क्या करे। तो हमें वो नजर आ रहा होता है। ऐसा लगता है नहीं आपकी जैसी सारी बातों से मुझे जो अंदाजा हो रहा है कि जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या जो लिमिट क्रॉस हुई, लोग खुदकुशियों तक भी चले गए, उसकी वजह भी कहीं फूड हैबिट्स थी नहीं कि उसकी वजह से भी आप 24 घंटे स्ट्रेस में लोग हैं, प्रॉब्लम में हैं, कहीं ना कहीं खानों की वजह से भी शायद इसका असर तो नहीं है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखें कुछ डिजीज़ तो ऐसी हैं जिनमें खाने के ही दौरे पड़ते हैं, स्पेशली कुछ फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। अच्छा। तो उनमें तो खाने के दौरे पड़ते हैं। पड़ते हैं। हाँ, उसमें ये होता है रात को 12 बजे भी भूख लग जाती है, कुछ भी खाते रहो और भूख अपनी जगह बरकरार रहती है। प्रॉब्लम सारी ये होती है कि हमारी ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो हमें भूख का एहसास होता है। सही है। और जब भूख का एहसास होता है तो हम फिर टाइम नहीं देखते। हमारी बॉडी में एक समझ लें कि एक घड़ी लगी हुई है और वो सर्काडियन रिदम जो है ना वो हमें हर चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब खाना खाना है। मसलन हम सुबह उठते हैं तो नाश्ता करना है, सही है, दोपहर होती है तो खाना खाना है, फिर उसके बाद रात होती है तो खाना खाना है, बीच में स्नैक्स लेने। कितना खाना है ये हम खाने को देख के डिसाइड करते हैं। मसलन भूख बहुत ज़्यादा है लेकिन सामने दाल रोटी आ जाए
तो हम हैबिचुअल किसके हैं? चिकन के, गोश्त के, और वो भी उबला हुआ नहीं, तला हुआ हो, हाँ, ब्रोस्ट हो। सही है। तो ये वो चीजें हैं कि जो हमें फौरन एकदम से ना क्लिक करती हैं, हमारा माइंड एकदम से उसको एक ऐसी कंडीशन में लेकर आता है कि हम चाहते हैं कि सब खा लें, और जब वो हम खाना शुरू करते हैं तो नहीं देखते। अच्छा, ये वाली टैक्टिक्स जो है ना वो हमारे रेस्टोरेंट्स में भी नजर आती हैं। 1 घंटा बिठाने के बाद खाना सर्व करते हैं, और मोस्टली उनके किचन ऐसे होते हैं कि आप कभी नोट कीजिएगा कि वो हवा वहां चल रही होती है जहां लोग बैठे होते हैं, तो वो और ज्यादा जो है ना उनका एपेटाइट लेवल बढ़ता जाता है। यानी आपको भूख लग रही है, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको खुशबू आ रही है, स्टार्टर भी तो देते ना सर कि आप और भूख बढ़ाए, और बढ़ाए। हाँ। तो अब नतीजा क्या निकलता है कि आप जो चीज, मिसाल के तौर पे आप 1 रोटी खाने के अहल हैं, अब आप वहां 2 रोटी खाएंगे, सही है, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, उसका तो बिल अच्छा बन रहा है, वो तो देने को तैयार है, आप खाने को तैयार हैं, लेकिन उस खाने को हजम करने के लिए रात में आपको कैसे गुजारनी है वो आपका मसला है। कोल्ड ड्रिंक भी तो देते हैं ना सर हम आपको। यानी आप अंदाजा लगाएं कि कितने कैलोरीज हम यूज कर रहे हैं। प्लस तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नमक, सही, सॉल्ट। 5 ग्राम से ज्यादा नमक जो है ना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, हाइपरटेंशन कॉज करता है। WHO की रिकमेंडेशन दिन में 5 ग्राम से ज्यादा यूज ना करें। 5 ग्राम का मतलब सोडियम का लेवल है 2 ग्राम के करीब। अच्छा, 2 ग्राम से ऊपर ना जाए। और हमारे यहाँ कितना यूज होता है अंदाजन? हाँ, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हम लोग तो नमक पैदा करने वाली कौम है। और हमारे यहाँ तो हर चीज नमक के साथ जुड़ी हुई है। सही है, बस नमक चुटकी भर किसी को खिला दें तो उसके बाद नमक खा लिया, नमक हलाली करनी पड़ती है उसके बाद। तो हम तो बुनियादी तौर पे जो है वो नमक वाले लोग हैं। सही। तो अब नतीजा क्या है कि आप कोई चीज़ उठा लें, मसलन आप स्नैक्स ले लें, निम्को ले लें, चिप्स ले लें, घर में डलने वाले खानों की बात कर लें। हम कहते हैं जी आटे में नमक के बराबर, तो वो नमक भी हमारा अच्छा खासा ही होता है। तो ओवरऑल नमक निकालें तो हम नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब 5 लोगों की फैमिली में अगर 1 किलो नमक का पैकेट हर महीने आ रहा है तो डिवाइड कर लें आप। या जो बाहर से लेकर आ रहे हैं उनमें जितने मसाले, अब तो पैक्ड मसाले आते हैं, उनमें 40-50% तो नमक ही होता है, और क्या होता है 30% 40% नमक होता है। तो हम नमक इतना ज़्यादा जब खाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? हमारी सबकी सेहत ही ख़राब होनी है। हम तीनों तरह से जो है ना वो पिस रहे हैं, तेल खा के, चीनी खा के, नमक खा के, प्रोसेस फूड। अच्छा, अब तेल में भी एक और मजे की चीज है। तेल की मजे की चीज ये है कि जो फैट हम कंज्यूम करते हैं उसमें हमें खाने के अंदर एक खास किस्म का क्रैकीनेस, माउथ फील चाहिए होता है। चाहे चिप्स हो, आप घर में चिप्स फ्राई कर लें, फ्राइज, आपको वो वाला कड़कपन नहीं मिलेगा जो बाजार से लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो होता है तेल का फर्क। अच्छा, वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं या तो पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं या बनस्पति घी। आप बनस्पति घी में कोई चीज़ बनाएं फिर आप देखें उसका मज़ा। सही है। उसकी रीज़न क्या होती है कि वेजिटेबल ऑयल को जब आप पार्शियली हाइड्रोजनेट करते हैं तो उसमें बनते हैं TFA। TFA इज ट्रांस फैटी एसिड। सही। अच्छा, ट्रांस फैटी एसिड जो है ना ये सेहत के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। सही। इतनी नुकसानदेह चीज़ है कि TFA डिक्लेयर्ड है कि प्रोसेस फूड में 2% से ज़्यादा दिन भर में आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, 2% यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 100 ग्राम में 2 ग्राम। सही है। ये 2 ग्राम भी बहुत ज़्यादा है। ये आपके ना नालियों को बंद करती है, इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, ब्रेन को बड़ा डैमेज करती है, इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा डैमेज करती है, बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक सिस्टम्स को जो है वो इम्पैक्ट करती है। हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, उनको बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो ट्रांस फैटी एसिड की ये लिमिटेशंस जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर 2016 तक ट्रांस फैटी एसिड की लिमिट नहीं थी। अच्छा, पाकिस्तान में मोस्टली हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ऑयल एंड फैट का, उसने वो डाला कि जी ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं उस ज़माने में जब PSQC का मेंबर था तो ऑयल एंड फैट की कमेटीज़ में 1-2 बार मैंने कहा भी जी TFA होना चाहिए। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसके ऊपर बड़ा आवाज़ उठाई थी जब, क्योंकि पंजाब ने अपने बनाए थे स्टैंडर्ड्स, तो उसमें उन्होंने लिमिट की थी 5% इनिशियली, और 2019 में उन्होंने 0.5% कर दी थी। अच्छा, दुनिया में 2% है तो उन्होंने फिर PSQC ने उसको ज़रा मिनिमाइज़ किया, 5% पे लाए। फिर हार्मोनाइजेशन जो हुई 18 अमेंडमेंट के बाद, तो फिर वो PSQC के जो है वो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट हुए। सही। रिसेंटली 2023 में जाके 2% की लिमिट जो है ना वो स्टैंडर्ड के अंदर डाली गई है। अच्छा। एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है। सही है। कि वो आपको 2% ट्रांस फैट के ऊपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही।
अब मसला क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ उठाएं और उसमें आपको जो ख़ास किस्म का टेक्सचर चाहिए वो आपको ट्रांस फैट के बगैर नहीं मिलता। सही है। या तो फिर आप देसी घी पर आएँ या फिर आप फुली हाइड्रोजनेट, उसके फिर डिफरेंट तरीके कार हैं। तो आसान तरीका लोग ये पार्शली हाइड्रोजनेट करो, जो रिक्वायरमेंट है वो दो और काम चलता रहेगा। मैं से एग्जांपल दूं, फेनी है या सेवैयां हैं, इसमें खास किस्म का टेक्सचर बनता है। सही है। अगर आप इसमें फैट यानी TFA लेवल को कम करें या 2% से नीचे लेकर आए, इसका टेक्सचर नहीं बनता। अच्छा। कमर्शियली वायबल ही नहीं होता, लोग परेशान हैं यार कैसे इसको मैनेज करें। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ अब इतनी राइज हो चुकी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जी रोज़े रखने के बाद हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार बड़ा हेल्थ बिगड़ गई। अच्छा। यानी अगर आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल करवाएं तो हाई निकलेगा। उसकी रीज़न क्या है कि हम रोज़ा खुलने से यानी रोज़ा रखने से पहले और रोज़ा रखने के बाद जिस किस्म के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें से अक्सरियत फुल ऑफ फैट होती है। सही है। सुबह में फैनी या खजला, हाँ। शाम में यानी रोज़ा खोलते टाइम जो है वो पकोड़े लाजमी होने चाहिए, फ्राइज होने चाहिए, समोसे होने चाहिए। अब जितने प्रोडक्ट के नाम लें सब में जो है ना वो फ्राइड आइटम इन्वॉल्व है। सही है। तो जब हम उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहे जिससे हमारी सेहत ने अच्छा होना है, सादा ग़िज़ा इसका सबसे अच्छा हल है। सही है। कभी कभार अगर आपने कोई इस्तेमाल कर लिए फूड जिसके अंदर कोई हाई फैट है तो अगले दिन वो कम्युनिकेट हो जाएगा, आगे कंट्रोल हो जाएगा। सही है। लेकिन अगर आप महीने के 30 दिन में से 20 दिन जो है वो ये खाना खाएं और 10 दिन सादा खाना खाएं और कहीं मेरी सेहत ठीक नहीं हो रही है, तो कैसे मुमकिन है? अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे मुझे समझ में आता है ये कि चले नमक कंट्रोल किया जा सकता है, चीनी शायद कंट्रोल की जा सकती है, प्रोसेस फूड पे हम ये कह सकते हैं चलो बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं, बच्चों को भी कम से कम खिलाएं, होटलेंगे उसको भी शायद कंट्रोल किया जा सकता है। ऑयल का क्या किया जाए? मतलब कोई ऐसा ऑल्टरनेट भी तो बताएं कि मतलब यार चलो इस वाले ऑयल का कुछ बेहतर है, इसके अंदर अगर आप खाना पकाना शुरू करें तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। दुनिया भर में कोई ऐसी रिसर्च हुई हो कि नहीं यार ये वाले ऑयल जैसे हैं, या हमारे देसी घी पहले खाया जाता था उसको पहले तो डॉक्टरों ने डरा डरा के बंद कर दिया कि इसी से सब कुछ होता है, आप कहते हैं नहीं इसे ही खा लेना है। तो कोई तो ऑल्टरनेट तो होगा ना। आपका मेरे ख्याल में ऑलिव ऑयल पे भी कुछ काम है इस हवाले से मेरे ख्याल में, तो वो क्या आपका क्या ख्याल है कि ऑलिव ऑयल इस मामले में बेहतर रहता है? देखिए दुनिया का बेस्ट ऑयल है ऑलिव ऑयल। अच्छा। खाने के लिहाज से, लगाने के लिहाज से, मालिश के एतबार से, अमूमन अगर आपने डायरेक्ट भी सलाद पर डाल के भी खाना है उस हिसाब से भी, और कुकिंग के लिहाज से भी। अच्छा। लोगों के दिमाग में ये एक मिथ बैठ गई है कि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये तो सुनते हैं हम कि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पकता। क्यों नहीं पकाया जा सकता? तो वजह क्या है, मतलब क्यों ये बात कही जाती है? उसकी रीजन ये है कि लोगों को उसकी केमिस्ट्री नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर जो कॉम्पोजिशन है ना फैटी एसिड की। देखिए ऑयल के अंदर जो है ना वो होता ये है कि एक ये गिलेस्ट्रॉल है, इस गिलेस्ट्रॉल पे 3 फैटी एसिड लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राई एसाइल गिलेस्ट्रॉल। ये एक फैट के यूनिट की कॉम्पोजिशन है। सही है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो फैट बन जाएगा। सही है। अच्छा, अब इस फैट के अंदर जो फैटी एसिड लगा हुआ है इंडिविजुअल, इसकी नेचर क्या है ये डिफाइन करेगा आपकी ओवरऑल चीज को। सही है। अब मिसाल के तौर पे अगर सैचुरेटेड फैट है तो अमूमन जो है वो ओवरऑल जो ऑयल या घी यानी जो हमें फिजिकली नजर आएगा जमा हुआ नजर आएगा। जी हाँ, और अगर अनसैचुरेटेड होगा तो हमें फिजिकली वो ऑयल नजर आएगा, पिघली हुई हालत में नजर आएगा। सही है। ऑलिव ऑयल में जो कॉम्पोजिशन है उसमें 60 से लेकर 85-90% तक ओलिक एसिड होता है। अच्छा। दिस इज मोनो अनसैचुरेटेड। अच्छा, पकाने के एतबार से मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड्स के मुकाबले में स्टेबल होते हैं। अच्छा। जब आप हीट करते हैं तो स्टेबल होते हैं। सही है। अच्छा, अमूमन जो खाने का टेम्परेचर होता है ना, कुकिंग टेम्परेचर, वो घरों में अमूमन 160-170 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। सही है। चाहे आप फ्राइंग कर रहे हो। सही। कमर्शियल फ्राइंग में ये होता है कि वो 210-220 हाई टेम्परेचर फ्राइंग कर रहे होते हैं। सही है। जो खाने के एतबार से अगर देखें तो इतने हाई टेम्परेचर पे एक तो स्मोक पॉइंट आता है, दूसरा इसमें हाई टेम्परेचर के ऊपर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें 2-3 कंपाउंड्स बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्रोलीन है, एक्रेलामाइड है। अच्छा। ये अमूमन आप घरों में भी देखें जब हाई टेम्परेचर कुकिंग हो रही होती है तो दीवारों पे या आसपास पे चिकनाहट आ जाती है। या जो फ्रायर होता है या जो कढ़ाई होती है उसके साइड में आप देखें बाकायदा लेयर बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लेयर एक्रोलीन और एक्रेलामाइड की होती है। अच्छा, ये क्या नुकसान करता है? इसका नुकसान ये है कि ये फीलिंग में ना सबसे पहले ये आता है कि आप कोई चीज़ खाएंगे तो माउथ मास्किंग करेगा, चिपकता है जो है, आपके
तालू के अंदर ना हाँ। ऐसा लगेगा कि ये चीज जाके चिपक गई है। और दूसरा, जब आप हलक से उतारेंगे तो बहुत देर तक आपके हलक में खराश सी रहेगी। इस किस्म का अगर आप कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, फ्राइज या समोसे वगैरह, इसका मतलब ये है कि उस तेल के अंदर अच्छी खासी मिकदार में एक्रोलीन एक्रिलामाइड है। उसका फिनोलिक उसका जो टोटल पॉलीमर मटेरियल है TPM, वो 24 से ऊपर चला गया। तो उस प्रोडक्ट को यूज ना करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब नतीजा क्या निकलता है कि जब हम हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं तो ये इश्यूज आते हैं। सही है। ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो 190 से ऊपर होता है। अच्छा, इट इज सेफ कि अगर आप उसको 180 तक भी गर्म करके फ्राइंग भी कर रहे हो, दिस इज स्टेबल ऑयल। अच्छा, नो इशू इन इट। दुनिया में मेडिटेरियन डाइट सबसे इंपॉर्टेंट काउंट होती है। उस मेडिटेरियन डाइट में एसेंशियल चीज ये है कि वो ऑलिव में फ्राई करते हैं, ऑलिव में पकाते हैं। ये सारी मिथ्स जो है ना वो वहां पे सब जीरो हो गई हैं। अच्छा, तेल हो गई है। हाँ। वो तेल इसलिए हो गई हैं कि उन्होंने सारी रिसर्चेस करके अपनी जो है वो डाली हुई हैं। आप जस्ट सर्च करें, आपको सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। सही है। बल्कि मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, यूरोपियन कमीशन EC के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें नेचुरली जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, वो ऑलिव ऑयल से निकाले हुए इस्तेमाल होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन के अगर आप निकाल के किसी भी ऑयल में डालें तो वो सेव हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अच्छा। अब लोग ऑलिव ऑयल की कॉम्पोजिशन को देख के ये समझ रहे होते हैं कि ये तो पकाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, ये फलां हो जाएगा, बट इट इज स्टेबल। अगर आप 180 डिग्री के ऊपर नॉर्मल कुकिंग कर रहे हैं, ये बल्कि एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि ये डबल जो है ना वो आपका फ्राइंग करता है नॉर्मल ऑयल के मुकाबले में। इतना बेस्ट है। सही। खाने के एतबार से बेस्ट है। ऑलिक एसिड इसके अंदर मौजूद है, तो ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी को बड़ा नरिश करता है। आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, उनको बड़ा इम्प्रूव करता है। LDL को कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो है वो बॉडी के अंदर जो एक तरह से कह लें जो क्लॉट्स बन रहे होते हैं उनको रिमूव करता है। आपके ऑर्गन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। अच्छा, ये ऑलिव की खासियत है। सही। कुरान में जिक्र है इसका। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कई बार कुरान में जिक्र आया, अल्लाह ताला ने जैतून की कसम भी खाई है। तो कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसमें इतनी अफादियत ना हो और अल्लाह ताला ने उसकी इतनी बार उसका तस्करा कर दिया हो। सही। तो कुरान पाक में जितनी बार तस्करा आया, आप ऑलिव को इस्तेमाल करके देखें। ऑलिव चाहे डायरेक्टली आप पी लें, फायदेमंद। अच्छा। ऑलिव में खाना पका के खा लें, फायदेमंद। ऑलिव को डायरेक्टली किसी चीज पे आप स्प्रिंकल करके उसकी जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज करें, फायदेमंद। उसके प्रोडक्ट्स बना के इस्तेमाल करें, चाहे प्रोसेस प्रोडक्ट क्यों ना हो, फायदेमंद है। अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं है। सही। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक और चीज ये है कि जी वो खाने ऑलिव के ना दो इकसाम है। एक है मालिश वाला तेल और एक है खाने वाला तेल। अच्छा, मालिश वाला तेल तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक चीज की रिफाइनिंग हो रही है। पॉमेस ऑयल को अमूमन जो है ना रिफाइन किया जाता है। सही है। अगर आप रिफाइन ना करें, डायरेक्टली उसको जो है वो कर लें तो वो लगाने का हो जाता है। अगर आप उसकी रिफाइनिंग कर लें, साफ कर लें, फिजिकल रिफाइनिंग, तो वही चीज खाने में काम करने लगती है। सही है। अच्छा, उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लोग कहते हैं जी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अच्छा है, बाकी पॉमेस ऑयल नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, नुकसानदेह की तो बात ही नहीं हो रही। आम ऑयल में तो कुछ है ही नहीं। बात हो रही है फायदे की, और बहुत ज्यादा फायदे की, या नॉर्मल खाने की। नुकसान तो कोई है ही नहीं। सही है। ठीक है। जब आप ऑलिव ऑयल को पकाते भी हैं तो उस दौरान एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, कुकिंग के ऊपर, ऑलिव में कोई ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं होता जो नुकसानदेह हो। अच्छा। हाँ, उसकी अफादियत कम हो जाती है। लोग अफादियत कम होने को समझते हैं कि ये नुकसानदेह हो गया। सही है। उसमें फेनोलिक्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी एक तो तेल है, सही है। और तेल के साथ जब उसके एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाते हैं तो जो मुख्तलिफ चीजें बॉडी के अंदर नुकसान देने वाली होती हैं उनको बॉडी से बाहर करते हैं। अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं ब्लड की। तो ये ऑलिव की खासियत है। ऑलिव चाहे आप टेबल फ्रूट के फॉर्मेट में खाएं, ऑलिव का ऑयल आप इस्तेमाल करें, या और उसकी कोई और चीज खाएं, सही है। इन एवरी फॉर्मेट ऑलिव इज गुड। अच्छा, अगर ऐसी पी भी लें, लोग कहते हैं कि भाई अगर पी लें नुकसान बहुत अच्छा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अगर आप ले रहे हैं दैट्स गुड, क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सही है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में तो उसका इस्तेमाल नहीं है क्या? ना होता है इस वजह से कि पाकिस्तान में नहीं है, फिर हमें बाहर से लाना पड़ता है, ये वजह है? या पाकिस्तान में इसकी कोई काश्त वाश्त भी हो रही है कहीं कुछ थोड़ी बहुत? लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा क्योंकि जैसे भी आपने जिक्र भी किया ना, बहुत बड़ा तादाद तो हम एडिबल ऑयल के ऊपर ही खर्च कर देते हैं अपने रेवेन्यू की। पाकिस्तान जो है ना वो एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ एक जगह मिलेगी। अच्छा। एक ब्लेस्ड कंट्री है जहाँ पे समंदर भी है, पहाड़ भी हैं,
-40 का टेम्परेचर भी मिलेगा और +40 का टेम्परेचर भी मिलेगा। शायद दुनिया में ऐसे ममालिक बड़े कम हो जहाँ हर चीज़ है। सही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑलिव जो है उसके ऊपर तवज्जो इस सूरत में कम रही कि जो तवज्जो आज से शायद 75 सालों में दी जा सकती थी उतनी नहीं रही। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो ऑलिव पे काम हो रहा है, जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स इस पे काम कर रहे हैं, उनको सल्यूट है। कि चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात। पाकिस्तान में ऑलिव के नेचुरल, वाइल्ड ऑलिव के नेचुरल एक काउंट्स के मुताबिक 8-8.5 करोड़ दरख्त इस वक्त मौजूद हैं जो बलूचिस्तान में, GKP में, इंक्लूडिंग के इस्लामाबाद में जो कहू का इलाका है, 12 कहू बेसिकली जैतून वाइल्ड ऑलिव को कहते हैं। अच्छा। उस इलाके में बहुत ज्यादा है। आप कभी जाएं तो वाइल्ड ऑलिव के 12 कहू इसी वजह से उसका नाम है। जी, तो कहू जो है वो जैतून को कहते हैं। अच्छा। जंगली जैतून को। तो किसी चीज के जंगल बनने के लिए उस एनवायरनमेंट में उस दरख्त का अडॉप्ट होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब वो अडॉप्ट होता है तो एक नेचुरल इकोसिस्टम के तहत ना उस पर कोई स्प्रे किया जाता है, सही है, ना उसके ऊपर कोई ऐसा हमला होता है कीड़े मकोड़ों का, वो हर चीज से रेजिस्टेंट होता है। सही है। और याद रखिएगा कि एक वाइल्ड वेराइटी सिवाय इसके कि खतरनाक ना हो, कोई नुकसान ना हो उसका कोई केमिकल फॉर्मेट में, और एक कल्टीवेटेड वैरायटी, उन दोनों में जो ताकतवर चीज होगी ना वो होगी ऑर्गेनिक वाइल्ड। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। और हमारे यहाँ इस जंगली जैतून के दरख्तों की तादाद इतनी मौजूद है। अच्छा, इनिशियली जब हमने इस पे वर्क किया, काम किया, बात की लोगों से, तो लोग कहते थे नहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये तो खुद ही गिर जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि एडेबल पर्पस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान में लोग जो है इस वाइल्ड ऑलिव को सुखा के रख लेते हैं और सर्दियों में इसको खाते हैं। अच्छा। ड्राई फ्रूट जिस तरह से खाते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट है। सही। और बड़ा ऐसा होता है कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम, कोई इम्यूनिटी के इश्यूज हैं तो वो खाएं तो वो सब सही हो जाता है। अच्छा। और ये उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त मिथ कह लें या जो भी है, नेचुरली ये है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमने इस पे आज तक काम नहीं किया। मुझे सिर्फ कुल मिला के मेरा ख्याल है 3 या 4 रिसर्च पेपर्स मिले ऑयल के हवाले से, वाइल्ड ऑलिव की, जिसमें स्टडी हुई है। एक अभी आई थिंक 2016 का, उससे पहले 2011 का, और एक कोई 1950-60 के करीब कोई पेपर है। अच्छा। तो वो आर्काइव में थे, वो है। हमने रिसेंटली अभी इस वाइल्ड ऑलिव ऑयल के ऊपर जब वर्किंग की, इसको अपने पास एक मशीन डिज़ाइन करके निकाला तो तकरीबन हमारे पास कोई 8% ऑयल निकला। अच्छा। प्रेस के ऊपर। सही। और जब हमने ये चीज़ बताई तो आगे फिर बलूचिस्तान में भी जो है ना वो 2-3 लोगों ने उसको निकाला, और अब तो काफ़ी सारे लोग निकाल रहे हैं। तो ये वाइल्ड ऑलिव ऑयल अगर आप अभी भी दराज पे या किसी और ऐप पे चेक करें, गूगल पे भी चेक करें, तो पाकिस्तान का वाइल्ड ऑलिव जो है वो इस वक्त कोई 5,000 रुपये लीटर सेल हो रहा है। अभी मैं रिसेंट का बता रहा हूँ, ये 1 साल के अंदर होने वाली डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इस वाइल्ड ऑलिव के ऊपर स्टेबिलिटी का एक है कि जी होगी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन स्टडी नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके जब रिजल्ट्स फाइनलाइज होंगे तो पता चल जाएगा। सही। लेकिन हमारा अपना एक आइडिया ये है कि वाइल्ड ऑलिव जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ शायद खजूर फूड हैबिट्स में नहीं है, अगर इसी तरह ऑलिव को भी अगर फूड हैबिट में शामिल किया जाए तो बहुत सारे शायद प्रॉब्लम से निकला जा सकता है मेरे ख्याल में। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब एक वाइल्ड ऑलिव के हवाले से एक चीज़ मैं आपको और मज़े की चीज़ बताऊं कि वाइल्ड ऑलिव जो हैं वो उसमें कोई खर्चा तो है नहीं, कलेक्शन करनी, ऑयल निकालना है, और ये आज के तो है नहीं। ये तो मेरा ख्याल है कि कई 100 सालों से और उससे पहले से लगे हुए हैं, ये नेचुरल हैं। सही है। मराकश में मोरक्कन गोल्ड के नाम से इसी तरह की वैरायटी वाइल्ड जो है मौजूद है, जिसका ऑयल निकाला जाता है। दैट इज 3 टाइम मोर एक्सपेंसिव देन दी कल्टिवेटेड वन। अच्छा। तो अब वो जो ऑयल निकलता है मोरक्कन गोल्ड के नाम से, वो मार्केट में सेल होता है, एंड दैट हैव अ बिग मार्केट। उसको ऑर्गेनिक भी कहते हैं। ऑर्गेनिक है ही, लाजमी सी बात है, नेचुरल निकल रहा है। व्हाई नॉट अस? हम इन चीज़ों पे अपनी रिसर्च करके, काम करके इन चीज़ों को मार्केट क्यों नहीं करते? एक अंदाजे के मुताबिक जो हमने कैलकुलेशन की, तकरीबन कोई 24 करोड़ लीटर के करीब जो है ना, वो समझ लें कि हमारे जंगली जैतून का फल गिरता है, और उसमें से जो ऑयल है 24 करोड़ लीटर के करीब वो ज़ाया होता है। एक एस्टिमेटेड अगर आप कैलकुलेशन करें 1,000-1,200 रुपये पर केजी के हिसाब से भी, ऑयल के हिसाब से, तो अराउंड कोई 3-3.5-4 अरब डॉलर का जो है ना वो एक एस्टिमेट नज़र आता है। अच्छा। जिसको हम टैप ही नहीं कर पा रहे। टैप क्या, कोई काम ही नहीं है, सोचा ही नहीं है आज तक, ना वर्किंग की है। तो नतीजा ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे रिसर्चेस करते हैं। हम एकेडमिया को ये कहते हैं कि एकेडमिया हमारा ना एक ऐसा सर्कल है जिससे हम बाहर नहीं निकलते। हमें अपनी सीट बड़ी अच्छी लगती है, और सीधी बात है, मज़ा भी आता है ठंडे कमरे में बैठ के अच्छी बातें करना। किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। और स्टूडेंट्स को पढ़ाना और बस अपने कमरे की अपनी रिसर्च तक महदूद रहना, आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट करना पड़ता है, अपनी सीट से उठना पड़ता है अगर आप फील्ड में निकलें, जाएं, क्योंकि कोई आप तक चल के नहीं आता। सही है।
आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फील्ड के हालात मालूम करते हैं तो वहाँ से आपको रिसर्च के नए टॉपिक्स भी मिलते हैं, फिर कनेक्शंस भी बनते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ। डॉक्टर फयाज साहब जो हैं काफ़ी अरसे से जो है वो एग्रीकल्चर उसके अंदर दुआ फाउंडेशन काम कर रही है। तो उन्होंने जब हमें ये सारी चीज़ें बताई और उन्होंने कहा ठीक है जी आप हमारे साथ चलें देखें, तो उस वक्त मुझे भी यकीन नहीं आया था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा पोटेंशियल है इस चीज़ का, ऑलिव का। और जब हम गए, लोगों से मिले और पता चला जी इस वक्त कल्टीवेटेड वैरायटी भी पाकिस्तान में कोई 56 लाख दरख्त जो है वो कल्टीवेट हुए हैं। और इस वक्त वाइल्ड ऑलिव हैं उनके ऊपर ग्राफ्टिंग भी हो रही है। अच्छा। और उस ग्राफ्टिंग से भी जाहिर सी बात है कि कुछ सालों में बड़े अच्छे फ्रूट्स डेवलप होंगे और पाकिस्तान जो है वो नजर आता है कि अगले 10-12 सालों में अगर इसी पेस पे काम चला तो टॉप 10 कंट्रीज में इंशाल्लाह आ जाएगा ऑलिव प्रोड्यूसिंग में। सही। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि आप के पास यानी हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ऑलिव की आज तक अफादियत को समझ ही नहीं सके। जब अफादियत नहीं समझ सके तो अब हमें कोई चीज़ समझ ही नहीं आती है। हमें उसका टेस्ट भी समझ में नहीं आता, हमें उसकी क्वालिटी भी समझ में नहीं आती, और नतीजा ये है कि हम जो बेनिफिट ले सकते हैं हम वो नहीं ले पाते, सिर्फ अपनी हैबिट्स की वजह से। जो शुरू में मैंने बात की थी ना, बिल्कुल, कि हमारे फूड हैबिट्स हमें इजाजत नहीं देते हैं। तो हमें थोड़ा सा ना अपना जबान का टेस्ट बदलना पड़ेगा। जो पहले कभी किसी ज़माने में लोगों के टेस्ट थे हमें उन तक आना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, एक दो चीज़ें और भी मैं आपसे पूछूंगा, टाइम मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा लिया। आप मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ चैनल्स के साथ भी विज़िट्स करते रहे। मेरे ख्याल में कराची के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे आपने शायद जो लोग जाते थे विज़िट्स करने, तो एक तो उसका भी आपका तजुर्बा रहा है। उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि कराची की जो ख़ास तौर पे, क्योंकि कराची में सिर्फ खाने ही है मेरे ख्याल में, तफरी जो है वो एक समंदर था हमारे पास, दूसरा खाना है कि तफरी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। रात में आप कहीं पर भी निकल जाएँ आपको तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह भरे हुए मिल रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है इस टाइम पे कराची के रेस्टोरेंट्स पे? बात अगर हम थोड़ा सा कर लें, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक कराची यूनिवर्सिटी पे भी खास तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन कराची की ओवरऑल सूरत हाल कैसी रही थी आपने जब विजिट्स किए? देखें, मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो जब मैंने फूड साइंस में मास्टर्स कर लिया और उसके बाद फिर मैंने एमफिल में पीएचडी में ज्वाइन किया, तो मेरा अपना एक जो है ना वो थोड़ा सा एक जिसको कहें कि बैठने वाली आदत ज़रा कम है। कोशिश करता हूँ ज़रा घूमता फिरता रहूं। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कोई काम करना, सोचना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। तो उस वक्त डिफरेंट चैनल्स वाले जब डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते थे तो जो चेयरपर्सन थे वो कहते देख लो इनको जो चाह रहे हैं। बाकी जाहिर सी बात है कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन करना ज़रा सबके लिए मुश्किल होता है, तो थोड़ा बोलने की भी जो है ना वो आदत है। तो वहाँ से जो है ना वो डिफरेंट उसके साथ हमारा ये समझ लें कि 2008 से मैंने जो है ना मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बात करना, चीज़ों को डिस्क्राइब करना, हाइजीन के इशूज़ के ऊपर जो है वो काम करना। 2016 तक समझ लें, 17 तक यही चलता रहा कि ओपन जो है वो चीज़ों के ऊपर इधर काम कर लिया, उसके साथ कर लिया। तो एक बन गया था कि हाँ जी ठीक है, ये कुछ हाइजीन के मुतालिक थोड़ा बहुत जानते हैं। वो और बात है कि हम भी उतनी डेप्थ में नहीं जितना होना चाहिए, लेकिन बहरहाल लोगों को बताना करना वो सब सिलसिला चलता रहता था। सिंध फूड अथॉरिटी की जब बात आई 2016 में, जब इसका असम्बली से बिल मंजूर हुआ, 2017 में इसको जो है वो नेट करना था, तो उस वक्त निसार खोड़ो साहब जो थे वो मिनिस्टर थे फूड के। अच्छा। और उन्हीं की समझ लें कि प्रेजेंस के अंदर सिंध फूड अथॉरिटी ने वर्क करना था। लगारी साहब जो थे वो एडिशनल सेक्रेटरी फूड थे, और उन्होंने जो है वो फिर एक इनिशियल कुछ नाम जमा किए, तो मेरा नाम भी कहीं से उन्हें मिला कि ये भी बड़े एक्टिव रहते हैं तो इन्हें बुलाया जाए। तो कई सारे लोग जमा हुए निसार खोड़ो साहब के साथ। जो पहली मीटिंग उनकी जो है ऑफिस में ही हुई, तो वहाँ कई सारे लोगों ने बात की। तो हाइजीन के हवाले से मैंने भी उन्हें फिर कुछ चीज़ें बताई। उनके दिमाग में ये था कि भाई एक जैसे KMC चल रहा था जस्ट लाइक के उसी तरह से जो है हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन जब उनको चीज़ें बताई तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप इसका कोई मैकेनिज्म बनाएं, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वहाँ से सिंध फूड अथॉरिटी के साथ एक कनेक्शन बना। सही। उसके रेगुलेशन डिज़ाइनिंग के अंदर, फिर उसके बाद उसकी हायरिंग के हवाले से उसको, जब तक लगारी साहब रहे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट चलती रहीं। फिर उसके बाद लैब की डिज़ाइनिंग का जब मरहला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लैब इस वक्त कराची में अभी बनी है डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस में, तो उसको मैं एक तरह से कह लें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसको देख रहा हूँ। अच्छा। तो ये सारी चीज़ों में फिर हम इन्वॉल्व होते चले गए और कोशिश ये थी कि जी जितना फैसिलिटेट कर सकें। फिर इस बीच में एपरा जो है ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उनके साथ भी मिलकर काम करने का मौका मिला। उन्होंने कई लोगों को जमा किया, अपने रेस्टोरेंट्स वालों को, और उनको कहा कि जी आप इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करें। ट्रेनिंग्स के लिए जो है वो मुझे और हमारे एक और हैं साथी तला सिद्दीकी, उनको भी जो है वो कई बार हम साथ जाके जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह कराते रहे।
फिर इसी तरह से कासान, जो आपका कराची एसोसिएशन स्वीट्स एंड निम्को, तहसीन साहब उसको जो है वो देख रहे होते, तो उन्होंने काफ़ी मरतबा जो है वो इस तरह के प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए कि एक सेफ्टी और हाइजीन का कल्चर और एक फूड का एक ऐसा जो है वो इम्प्लीकेशंस हों कि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों। वहाँ से वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डेवलप होनी शुरू हुई। मैं अगर आज से कोई 8 साल 7 साल पहले की बात करूँ तो हर किस्म के रेस्टोरेंट और ईटरीज के अंदर जो है ना हाइजीन का बुरा हाल था। अच्छा। ना लोगों की स्क्रीनिंग्स होती थी, हमने इस स्क्रीनिंग को बड़ा फोकस करवाया कि जी जो लोग काम कर रहे हैं फूड के साथ कनेक्टेड हैं, कम से कम वो फूड बॉर्न डिजीजेस प्रोड्यूस ना करें। यानी वो ये ना हो कि जी खाना तो साफ बन रहा है लेकिन बंदे के जरिए से दूसरे बंदे को कोई डिजीज ट्रांसमिट होना शुरू हो गई। इस हवाले से जब कई सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन कराए और लोगों ने टेस्ट करवा के, यानी ईटरीज वालों ने जब रखे, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ हेपेटाइटिस के मरीज जो हैं वो बड़े उनके जो कारीगर थे वो निकल आए। अगला मरहला आया कि जी क्या करें इनका, यानी अब तो स्क्रीनिंग करा ली, पता भी चल गया, इनको अब हटाएं या रखें। फिर हमने उसके लिए मैकेनिज्म भी तैयार करवाए। कई जगहों पे हमने कहा कि आप इनको ऐसे नहीं छोड़ें, आप इनको कुछ अरसे तक ट्रीटमेंट करवा के अगर ये सही हो जाते हैं फूड वाले प्लेस में ना रखें, आप इनको किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व कर लें। और जिनका ट्रीटमेंट यानी वो नहीं हो पा रहा तो उसका जो मैकेनिज्म है पूरा कि जो सोशल सिक्योरिटी के जो है वो हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ उसका ट्रीटमेंट का एक तरीका कार है। इनकी बाकायदा SOPs बनाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें काफ़ी जगह पे इम्प्लीमेंट हुई। हाइजीन का जो मयार आज से 8 साल पहले और आज मैं कंपेयर करूँ तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा। जिस लेवल पर होना चाहिए दुनिया भर का जो मयार है, कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो तो शायद हाइजीन की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। सही है। अब अगर आप ये पूछें कि इसको हम मैनेज या मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम जो मयार अपना ड्रग या मेडिसिन के लिए मेंटेन करते हैं, जैसे फार्मेसी में लाजमी है ना कि जब तक कोई फार्मासिस्ट उसकी बैक पे ना हो, उसका सर्टिफिकेट ना हो, जब तक वो खुद मौजूद ना हो, कोई फार्मेसी ऑन नहीं हो सकती। सिमिलर विथ कि अगर कोई फूड ईटरी खोलना चाहता है तो उसको बेसिक सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसको कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है अपने साथ हायर करना चाहिए ताकि वो उन सारी चीज़ों को जो है वो पहले से मैनेज करे जो एक फूड ईटरी की रिक्वायरमेंट है। हाइजीन को आप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हाइजीन सिर्फ एक चीज़ सफाई का नाम नहीं है। हाइजीन बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। उसमें फूड इन्वॉल्व होता है, उसमें मैन इन्वॉल्व होता है, उसमें इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे खाना आपने बहुत साफ सुथरा अच्छा बनाया, सही है, बंदा ही ठीक नहीं है बनाने वाला, उसको हाइजीन ही नहीं पता, उसको हाथ धोने का तरीका नहीं पता, साफ बना हुआ खाना भी गंदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बंदे को मालूम है फूड सही बन रहा है, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, गटर का पानी बह रहा है, कंटामिनेशन हो रही है, रॉ प्रोडक्ट और प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट एक साथ जो है वो मिल के एक जगह पे रखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली वो भी नुकसान। हम तो खाती सड़क पे बैठ कर हैं, बराबर में खुदाई चल रही है BRT की, ये ऑरेंज लाइन की, हम तो रोड पे बैठ के खा लेते हैं चारपाई डाल के, हमें क्या होगा? मतलब धूल भी उड़ती भी आती है, मट्टी भी आती है, गैस बस जाती है, वो काला धुआं छोड़ती भी जाती है खाले के ऊपर, तो क्या है मतलब यहाँ कहाँ गई वो हाइजीन वाइजीन का? तो कुरान पाक में ना जहाँ पे हलाल का तस्करा आया वहाँ तय्यबात का भी आया हुआ, कुलू मिम्मा रज़क़कुम हलालन तय्यबन। सही, तय्यबात का तस्करा बड़ा कनेक्टेड है। सही, वो और चीज़ है कि हम हलाल तो देखते हैं, तय्यब की बात नहीं करते। तय्यबात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पाक और साफ चीज़ खाने का हुक्म है। अगर आप गंदी जगह पे बैठ के खा रहे हैं तो कोई लाइकिंग प्रोडक्ट तो नहीं है, लाइकिंग चीज तो नहीं है ना, सही, तैयब तो ना हुआ ना। सही। तो इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। कुछ चीज़ें देखें सिस्टम ड्रिवन है, सिस्टम की गलती है, हम मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि हम इंडिविजुअली दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सफाई सुथराई तो हम रख सकते हैं ना। बिल्कुल। मसलन एक हमने शक ये डाली थी जब रेगुलेशन डिज़ाइन हो रही थी, जो दुनिया भर में होती है, कि कोई भी ईटरी हो उसके 10 मीटर तक की जो एरिया की है रिक्वायरमेंट सफाई की, वो उस रेस्टोरेंट के ज़िम्मे होगी या ईटरी के ज़िम्मे होगी। अच्छा। तो अल्टीमेटली वो अपनी जगह को 10 मीटर तक जब साफ रखेगा, ऐसे में आगे पीछे यानी आमने सामने, तो अल्टीमेटली जगह तो साफ रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर कोई जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो उसका अपना भी है ना। अगर हम घर के बाहर ही अपना कचरा फेंकें, गेट के सामने फेंकें, तो सबसे पहले इफेक्ट ही तो हम खुद होंगे कि हम उसी कचरे पे से चढ़ के घर में दाखिल होंगे। बात के लोग तो बात की बात है, पहला इफेक्ट ही तो हमने खुद होना है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम हाइजीन को, सफाई सुथराई को अपने आप से शुरू करें,
खाने की हैबिट्स को, बजाय ये कि दूसरों को कम्युनिकेट करने के पहले खुद अपने आप कुछ पहले तब्दील करें और फिर उसके बाद लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल पहले सही कर लें, हाँ, नसीहत करना शुरू करें, तो मेरा ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट आएगा। प्रैक्टिकली चीज़ होते हुए ना, जो असर आता है वो आपको वर्बली किसी को बताते हुए नहीं आएगा। ऐसे ही आप साथ बैठ के खाना खाएं, सादा गज़ा खाएं और दूसरे को फिर बताएं, तो शायद सामने वाला उससे इम्पैक्ट लेगा। लेकिन अगर आपने 1 इंच वाली तरीका जो है वो निहारी निकाल के और सामने आप फजाइल बयान कर रहे हैं कि तेल कम खाएं, तो कोई नहीं मानेगा। कराची यूनिवर्सिटी की क्या सूरत हाल है सर? कराची यूनिवर्सिटी क्या आपका असातिज़ा हैं, आप वहाँ पर हैं, मौजूद हैं उस्ताद के तौर पर? मुझे भी पढ़ाने का मौका मिलता रहता है, जाना विजिटिंग के तौर पर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे क्लासेस लेने कम आते हैं और शायद कैंटीनों पे ज़्यादा आते हैं। अगर गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, सुबह दोपहर शाम पीजी कैंटीन से लेके नीलम हो, चाहे केमिस्ट्री की कैंटीन की बिरयानियाँ हो, कहीं समोसे मिल रहे हैं कासिम के, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। क्या सूरत है? अभी बीच में कुछ कैंटीन्स बंद भी हुई थी मेरे ख्याल में। तो क्या आपका मतलब जो आपके साथ जो आपके स्टूडेंट्स भी होंगे जो आपको यकीनन देख भी रहे हों, तो क्या मतलब कराची यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स की क्या सूरत हाल थी जब आप लोगों ने विजिट किया, या क्या अंदाज़ा होता है? अब मैंने आपसे अभी 3 चीज़ों का तस्करा किया, मैन, फूड एंड एनवायरनमेंट। अनफॉर्चुनेटली तीनों ही चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो हम फिट नहीं उतरते। अच्छा, प्रॉब्लम सारा ये है कि देखें, जहाँ दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, ठीक है, कुछ लेगेसी फूड्स हैं, कुछ हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, उनमें समोसे हो गए या फ्राइज़ हो गए या बिरयानी हो गई, जो कराची यूनिवर्सिटी की बड़ी मशहूर है। उस पर पूरे व्लॉग्स भी बने, उस पर रिपोर्ट्स भी चली हैं, सब कुछ हुआ है। मैं इसका अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इन चीज़ों की हाइजीन को, आप इन चीज़ों के इन्वायरमेंटल कंडीशन जिनमें वो बन रहे हैं, एक्सपायरी को, MRDs को मेंटेन करा लें। सही है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखें तो 45,000 स्टूडेंट इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट स्टूडेंट है, इवनिंग मॉर्निंग मिला के। सही है। अच्छा, स्टूडेंट जो है ना, जब घर से आता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट नाश्ता करके भी नहीं आते, तो वो आते हैं जी, वहीं नाश्ता भी हो रहा है, फिर दोपहर का खाना भी खा रहे हैं। जो इवनिंग वाले हैं वो रात का भी समटाइम्स, फिर बीच में स्नैक्स अलग हैं। स्टूडेंट की हेल्थ को ना वो सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। सही है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आई हैं, आप हर चीज़ को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ले जा रहे हैं। क्यों ना हम एक फ़ैसला करें कि हम इन सारी चीज़ों को चैनलाइज और मैकेनाइज्ड करें। जो चीज़ें हैं वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, एक प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर चलें तो अल्टीमेटली हमारी ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। सही। बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो इस मामले में सपोर्ट करने को तैयार हैं, अगर उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। 1 रुपये का खर्च नहीं है यूनिवर्सिटी का। अच्छा, वो सारी चीज़ें खुद करेंगी, लेकिन क्या है कि उनको बस सिर्फ इस बात का भरोसा चाहिए, इस बात की सिक्योरिटी चाहिए कि कल को यहाँ पे ये ना हो कि हम चीज़ें दुरुस्त करें और हमें निकाल के फेंक दिया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी। अब तो वीसी साहब माशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सारे मामलों के अंदर। वो तो अगर आप तो आपका अभी तक इस हवाले से कोई फूड साइंस ने कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दी कि भाई यूनिवर्सिटी इसको क्या बहाल किया जा सकता है या कैसे, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ वो माशाल्लाह तब्दीलियाँ ला रहे हैं बहुत सारे मामलात के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं वो, तो ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा तो डिस्कशन हुई है इस मामले में, लेकिन बात यह है कि यूनिवर्सिटी के कुछ कोड्स, रूल्स ऐसे हैं जिसके मुताबिक चीज़ों को बदलना आसान नहीं है। अच्छा, स्पेशली जिस किस्म के वो टेंडर के तरीक़ाकार जो हमें बताए जाते हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों के हवाले से एक डिबेट या डिस्कशन जो है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनमें होना बड़ा ज़रूरी है। सही है। और वो जाहिर सी बात है कि जब तक वो डिस्कशंस नहीं होंगी, वो चीज़ें जो है वो दोबारा से अपने अच्छे स्ट्रक्चर्स पे नहीं आ सकती। तो मेरा ख्याल है कि एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, और स्पेशली यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कैंटीन्स की बात करूंगा जो हॉस्पिटल्स में भी हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के खाने का मयार भी पेशेंट के हिसाब से, और जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, जो कैंटीन्स हैं, उनका मयार भी दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो वज़ीर आला साहब ने जो है वो ख़ुद भी विजिट किया था, और उसमें भी जो चीज़ें नज़र आई, मुझे ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सबके सामने। हमें ओवरऑल एक बड़े प्लान की ज़रूरत है, हमें एक बहुत बड़े जो है वो एक रिकंडीशनिंग की ज़रूरत है, हमें उन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करना ज़रूरी है जिससे हमारी सेहत जो है वो बेहतर होने के इम्कानात सामने आए। अभी तो कोई इम्कान नज़र इसलिए नहीं आता कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। स्पेशली वो जगहें जिनको हम कहते हैं कि वो शऊर की आमाजगाह हैं, यूनिवर्सिटीज़। जी हाँ, वहाँ पे अगर आप देखें, बराबर में NIT यूनिवर्सिटी है, इधर चले जाएँ डाउ यूनिवर्सिटी है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, इन सब की कैंटीन्स को आप ज़रा एक मरतबा चेक करके देखें। इनमें से मोस्टली कैंटीन्स वालों को शायद ये भी नहीं पता
कि फ़ैट कौन सा बेहतर है, कितने टाइम तक इस्तेमाल होना चाहिए, सही है, इनकी क्वालिटी फैक्टर्स अगर मेजर करने हो, जज करने हो। हमने बीच में जो है ना वो मैं ऑयल एंड फैट पढ़ाता हूँ, तो मैंने कुछ कैंटीन से जब मंगवाना शुरू किया तो वो नाराज़ होने शुरू हो गए कि जी आप हमारा तेल क्यों लेते हैं। हाँ तो वो एक स्टडी भी पूरी इस पर हमने कंडक्ट की थी, जिसमें तकरीबन जितनी कैंटीन हैं उन सब के फ्राइज़ और समोसे उठा के टाइमिंग्स के हिसाब से चेक किए थे। अच्छा, तो मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, उसमें तकरीबन सूरत हाल बुरी थी, भयानक ही होगी। हाँ, उसके केमिकल पैरामीटर्स भी पूरे नहीं उतर रहे थे और बाकी चीज़ें भी। तो अनफॉर्चुनेट है, मेरा ख्याल है कि चीज़ों को बेहतर करना ज़रूरी है। अब वो टाइम है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह इराकी साहब बहुत अच्छा जो है वो इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। फूड के हवाले से भी मेरा ख्याल है उन्होंने पिछले दिनों जो है वो एक खुद से एक एक्शन लिया था, लेकिन इसको एक बड़ा चैनलाइज करना ज़रूरी है। एक डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस पूरा इस हवाले से मौजूद है आपके पास। हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि आपको अपने से स्टार्ट लेना है, तो सबसे पहले तो कराची यूनिवर्सिटी और दुनिया को जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस भी बनवा रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद वहाँ फूड अथॉरिटी में काम भी कर रहे हैं जाके, और वो दुनिया जमाने में जाके इंस्पेक्शन करके उनको दुरुस्त भी करा रहे हैं। तो बस ये मामला। चले सर, चलते चलते जाते जाते बस आपसे एक सवाल करूंगा जो तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों की और कराची की मोहब्बत है, जिस पर भी हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ मेरे ख्याल में खर्च कर रहे हैं, वो है चाय। तो चाय पर आपका क्या ख्याल है? मतलब मैं तो चाय के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मतलब हमारे साथ हम लोग असातिज़ा बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग बोलते हैं ज़िंदगी में सब कुछ बंद होना चाहिए, चाय नहीं बंद होनी चाहिए। आपका क्या राय है कि मतलब चाय पर पाकिस्तानियाँ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का क्या सिलसिला है, और आपकी क्या राय? पिए छोड़ दे, क्या करें? सर चाय जो है ना वो हमारे यहाँ असल चाय की जब बात करते हैं ना, तो चाय हमारे यहाँ एक तरह से कह लें एक पूरा एक एनवायरनमेंट है। हाँ, क्रिएट होता है ना वो। हाँ, मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं चाय पे आ जाओ, जी जी जी, तो रिश्ते भी चाय पे तय हो जाते हैं। चाय पे लोगों की जो है वो मोहब्बतें भी बढ़ जाती हैं, नफरतें भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो चाय हमारे यहाँ एक इवेंट है, चाय हमारे यहाँ एक बैठक है, जोड़ने का बाइस है, रिजॉल्व करने के लिए एक पूरी जो है ना वो हमारे यहाँ चाय एक समझने के एक सिंबॉलिक प्रोडक्ट है। हाँ। अच्छा, चाय का प्रॉब्लम ये है कि चाय बुनियादी तौर पे ना हमारे इस रीजन में पाकिस्तान के अंदर नहीं उगती थी। हम बांग्लादेश के साथ थे और उधर के रीजन में जो है वो चाय काफ़ी थी। तो 1970 तक तो हमने चाय बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल की, इतना शायद इम्पोर्ट भी नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि चाय के ऊपर काम नहीं हुआ, चाय लोकल प्रोड्यूस नहीं हो पाई, और अब हम तकरीबन ये समझ लें कि डिपेंडेंट है चाय के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हमारी कौम जाहिर सी बात है कि उसको अपनी जो है ना वो विरासती तसव्वुर में ले जा चुकी है कि चाय के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो नतीजा ये है कि हमारा एक बड़ा इम्पोर्ट बिल चाय के ऊपर लगता है। सही। हमें थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है कि चाय बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन चाय के तरीक़ेकार भी जो है ना वज़ा करने चाहिए। मिसाल के तौर पे ग्रीन टी या हर्बल टीज़ का कॉन्सेप्ट अब दुनिया भर में है, लोग इस्तेमाल करते हैं। कहवा जिसको आप कहते हैं, हमारे यहाँ कहवे का इस्तेमाल नहीं है। सही है। अगर आप मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान वाली साइड पर जाएँ या इधर ईरान चले जाएँ, वहाँ नॉर्मली वो हम जो पीते हैं ना, दिस इज़ शेक, ये टी शेक है, ये वो नहीं है। तो टी का नॉर्मली जब भी बात की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि पानी के अंदर पत्ती को डाल के उबाल के, और दूध चीनी सब बदल, अब वो हमने दूध पत्ती बना ली, कश्मीरी चाय बना ली, फिर उसके बाद मटके वाली बना ली, इलायची वाली बना ली, फिर पता नहीं कितनी टाइप्स निकल आई। अब नतीजा ये है कि चाय जो है वो हमारे यहाँ एक फूड या बेवरेज से ज़्यादा एक कनेक्शन का एक जरिया बन गया। तो कनेक्शन बरकरार रहना चाहिए ना, कनेक्शन बरकरार रहना चाहिए, कनेक्शन अल्लाह तोड़े। बाकी ये अच्छा, सर वैसे मैं जानने चाह रहा था, इस पे कोई रिसर्च वैसे हुई है आप लोगों की तरफ से कि कोई ये नुकसानदेह चीज़ है या नहीं है? असल में सवाल ये है कि अगर ऐसे कोई खास नुकसानदेह नहीं है तो जो लोग पी रहे हैं, हाँ भाई पी लें, कोई मसला नुकसानदेह ना हो। जैसे आपने कहा बहुत सारी चीज़ें तो बहुत तबाही फैला रही है ना। देखिए, ओवर डोजेज हर चीज़ की नुकसानदेह, यहाँ तक कि आप पानी भी अगर हद से ज़्यादा पीना शुरू कर देना तो ये भी नुकसानदेह। सही है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो एसिडिटी कॉज करता है, ज़्यादा इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाय कहा जाता है कि बड़ी तकवियत भी देता है, स्पेशली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लाइक इसमें फिनोलिक्स, पॉलीफिनोलिक्स हो गए, गैलोकैटकिन गैलेट हो गया, एपिगैलेट हो गया,
या इसी तरह से जो है वो इसमें थियोनीन वगैरह हो गया, ये दिमाग को जो है वो फ्रेश करते हैं। तो इस लिहाज से तो ठीक है अगर चाय की एक मुनासिब मकदार इस्तेमाल हो रही है। हाँ, अगर आप उसमें दूध डाल दें तो ये सारी चीज़ें उसके साथ बाइंड होके अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दूध वाली चाय जो है उसकी ये वाली अफादियत नहीं है, लेकिन रिफ्रेशिंग जो है वो बेवरेज के तौर पे तो इट्स ओके। सही, लेकिन इस्तेमाल कम रखना चाहिए। एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किसी भी चीज़ का हो तो वो नुकसानदेह होता है। सही। तो स्पेशली एसिडिटी का जो एक प्रॉब्लम लोगों में नज़र आता है, जो बहुत ज़्यादा चाय और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। एक आध मरतबा की चाय मेरा ख्याल है कि एक आध से तो ज़्यादा कर लें, 2 3 4 तक चल इट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह। और कोशिश करें कि अगर ग्रीन टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अच्छा सर, ये भी बता ही दें चले साथ साथ कि ग्रीन टी का क्या मतलब कोई अफादियत है? क्योंकि लोग तो मजाक उड़ा रहे थे कि ग्रीन टी आपको उस वक्त फ़र्क करेगी जब आप ऊपर जाएँ, पत्ते वत्ते तोड़ के लाएँ, फिर खुद बनाएं। तो कुछ क्योंकि खा पी के इतना कुछ ऑयल वॉयल फिर ऊपर से ग्रीन टी पी लेते हैं, शायद इससे गुजारा हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है? ग्रीन टी का इम्पैक्ट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। और ग्रीन टी का मतलब सिर्फ कैमेला सेनेसिस के पत्ते नहीं है, यानी जो हम चाय जो जिसको कहते हैं चाय की पत्ती भी काम करती है, उसके अलावा बहुत सारी और भी जो है ना वो मौजूद हैं ग्रीन टी, जिसमें हम कहते हैं लेमन ग्रास टी हो गई, या ऑलिव के भी लीव्स की टी बनती है। जी हाँ, जी हाँ। बहुत उसकी अफादियत है। अच्छा, तो इस तरह के जो नॉन लीफी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक अफादियत है, ये बेसिकली चाय या कहवा जो होता है, ये पानी में किसी भी समझ लें एक्सट्रैक्ट को निकालना है हॉट के अंदर। तो वो आप चाहे चाय की पत्ती में से निकाल लें या आप किसी और पत्ती में से निकाल लें, तो वो आपको फ़ायदा तो देंगे। सही। और उसकी बहुत अफादियत है मुख्तलिफ टी लीव्स की। तो मेरा ख्याल है कि ग्रीन टी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत सारी जो है वो डिजीज़ में भी काम करती है। स्पेशली अगर आपने देखा हो किसी को अगर उल्टी आ रही हो, तो ये बड़ी पुरानी मिथ है और पुराने लोग करते आए, ग्रीन टी में थोड़ा सा पुदीना डाल के या पुदीने का पेस्ट बना के और उसका पानी निकाल के और वो चमचा पिएं तो उससे उल्टी रुक जाती है, बल्कि निज़ाम हज़म भी ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इसकी रिसर्चेस मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। सही। चलें सर, ग्रीन टी पे मेरी थोड़ी सी दुश्मनी थी, मैं दोस्तों को बोलता था ग्रीन टी नहीं पिलाना, बाकी कुछ भी पिलवा देना, ग्रीन टी से दोस्ती नहीं हो सकी थी। कोशिश करेंगे ग्रीन टी भी पी लें। सर बहुत अच्छा डिस्कस किया आपने आज, माशाल्लाह जो सारी चीज़ें रहीं वो तकरीबन तमाम चीज़ें हमारे डिस्कशन में आ गई हैं कि जो फूड हैबिट्स अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीनन हमारी सेहत भी और जो सारे मामलात हैं जो ख़ास तौर पे इकनॉमी के हवाले से भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हैं उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने बहुत ही जो कीमती औकात हैं उसमें से बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला हमारे लिए, और छुट्टियाँ थी कराची यूनिवर्सिटी की, अभी तो एक अच्छा मौका था कि आपको हम पकड़ने में कामयाब रहे। तो मैं उम्मीद करूँगा आइंदा भी अगर इस हवाले से या ऑलिव के हवाले से ख़ास तौर पर अगर हमें मौका मिला तो ज़रूर एक अलग डिस्कशन हम कर सकें, जिसके अंदर आप थोड़ा सा इस हवाले से भी लोगों को अवेयर करें कि इसका खाना और इसके ऑयल की कितनी अफादियत है और दीगर चीज़ों को भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर सकें। तो सर एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।